ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो अपनी ही की जादुई दुनिया में कैद है। लेकिन जब वो एक नई दुनिया में जाकर नए लोगों से मिलता है तो वहाँ अपनी शक्तियों के कारण हीरो बन जाता है। कहानी शुरू होती है जंगल की एक सुहावनी सुबह से। एक बच्चा प्यारे से खरगोश को देख रहा होता है। शायद वो उसे पकड़ना चाहता है। जैसे ही उसके ऊपर छलांग लगाता है खरगोश भाग निकलता है और पीछे से उस बच्चे पर ही हमला करके उसका मुंह छीले आलू जैसा कर देता है। उस बच्चे का नाम लॉयड बेलोडोना है जो अपनी हालत को देखकर आंसू बहाने लगता है। पर तभी उसके कानों में उसके बड़े भाई की आवाज पड़ती है जिसे देखते ही वो उसके गले लग जाता है। उसका बड़ा भाई शोमा काफी टाइम बाद उसे मिल रहा है। उस खरगोश की लाश को लेकर दोनों भाई ग्रैंडपा के पास चले देते हैं। लॉयड ने कहा कि वो भी अब बाहर की दुनिया देखना चाहता है पर उसके लिए पहले से बड़ा होना पड़ेगा। शोमा लॉयड के लिए एक बुक लाया है जो देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाता। फिर वो बच्चा कुछ सालों बाद अपना यह सपना पूरा करने के लिए बाहर की दुनिया में कदम रखता है। आज लॉयड एक विच के घर पे आया है जिसका नाम मैरी है। लॉयड धीरे से आगे बढ़ता है और गेट खुला देखकर सीधा अंदर की ओर आ जाता है। मैरी तिरछी नजरों से स्कैन करती है। लॉयड के कुछ पूछने से पहले ही मैरी कहते कि विचेस विश पूरी जरूर करती है पर एक कीमत पर। वो लॉयड से जानना चाहते कि वो अपनी इच्छा के लिए क्या कुर्बान करने को तैयार है। लॉयड कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो एक यहाँ सोल्जर बनने आया है और कुछ देर यहीं रुकना चाहता है। मैरी उस पर चीखते हुए कहते कि तुम किसी होटल में जाकर क्यों नहीं बसते, आखिर उसका घर कोई धर्मशाला तो नहीं। लॉयड ने कहा कि वो कुनलून से है। जब मैरी ने उसके गांव के चीफ का नाम पूछा तो लॉयड ने अलका बताया और एक स्टोन उसकी टेबल पर रख दिया जिसमें से खुद अलका विच बाहर आती है जो मैरी की पुरानी मास्टर है। अलका चाहती कि मैरी लॉयड का पूरा ध्यान रखे क्योंकि वो उसके छोटे से गांव का प्यारा और मेहनती बच्चा है। मैरी ने जब अलका से सवाल करने की परमिशन मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया जिससे मैरी काफी डर गई। अलका का कहना है कि मैरी देखने में काफी कड़क है पर वो बच्चों से भी ज्यादा डरपोक है। अलका क्या जाती ही पहले तो मैरी अपना बुलबुलिया सुधारती है और फिर उस टोन पर अपना सारा गुस्सा उतारने लगती है। लॉयड ने अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अब मैरी को फाइनल एंट्रेंस एग्जाम तक उसे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैरी सोच रही है कि लॉयड काफी प्यारा बच्चा है। अभी अलका फिर से अपने रूप में आकर कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसका फायदा उठाया जाए, ऐसा करने पर वो मैरी को एक मेंढक में बदल देगी। अलका नहीं चाहती कि लॉयड की तैयारी में कोई कमी आए लेकिन मैरी ने अपने सीनियर की इज्जत नहीं की। उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। सजा के तौर पर मैरी का आने वाला टाइम अशुभ होगा। इतना सुनते मैरी के मुंह के बल गिर पड़ी। अब तो अपनी किस्मत को चाहकर भी सुधार नहीं सकती। जब उसकी आंखें खुलती तो लॉयड मैरी के लिए नाश्ता लेकर उसके सामने खड़ा होता है। लगता है मैरी ने ऐसा नाश्ता काफी दिनों बाद किया है। असल में पैनकेक्स तो उसके फेवरेट हैं। मैरी के पूछने पर लॉयड एक्सप्लेन करता है कि बचपन में उसकी छोटी छोटी चीजें करने में काफी दिक्कतें आती थी पर उसके बड़े भाई ने उसका काफी ध्यान दिया। एक और नहीं जिसके बारे में लॉयड ने किताबों में पढ़ा है और उसी से इंस्पायर होकर वो एक सोल्जर बनना चाहता है। मैरी बताते कि उसके लिए एक कॉम्बैट टेस्ट है, रिटर्न एग्जाम और एक मैजिक टेस्ट भी देना होगा। लॉयड शर्माते हुए कहता है कि बाकी सब तो ठीक है पर उसे अपना स्टेमिना पर काम करना होगा क्योंकि आजामी तक आने में उसे 6 दिन लग गए। और जब मैरी को पता चला कि लॉयड दौड़कर आया तो उसके होश उड़ गए। लॉयड का स्टेमिना तो अमेजिंग है लेकिन ये उसके दादाजी के मुकाबले नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ 2 दिन में इतना डिस्टेंस पार कर लेते थे। अच्छा हुआ उसे रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला पर जंगली जानवर काफी मिले जैसे आग छोड़ती छिपकली और 10 मीटर की मेंटिस। अब मैरी के लिए वो तो मॉन्स्टर ही है। लॉयड ने कहा कि मॉन्स्टर तो सभी काली शक्तियों का राजा होता है पर उसे कौन बताए कि वो तो डीमन किंग है। मैरी उसकी बहादुरी की काफी तारीफ करती है पर अचानक उसे अपनी स्किन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगने लगी। उसने शीशे में देखा कि उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। लॉयड ने कहा कि ये उसके रुमाल का कमाल है जिस पर उसने टोकटा किया हुआ है। उस रुमाल से गंदगी को भी साफ किया जाता है। मैरी उसकी बातें सुनकर अपना सर टेबल पर पटकने लग गया। लॉयड ने कहा कि मैजिक के नाम पर सिर्फ बारिश कर सकता है लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं। मैरी कहते कि तुम्हें सबसे पहले अपनी कॉमन सेंस पर बात करने की जरूरत है। आज लॉयड शहर में घूमने निकला है। वो कुछ लोगों को कहते सुनता है कि ये भीड़ फेस्टिवल की है जिसमें वो लोग भी है जो मिलिट्री एकेडमी में हिस्सा लेने आए हैं। अफवाह तो ये भी है कि कुछ बाहर के लोग अपने साथ मॉन्स्टर को भी लेकर आए हैं। शहर में एक मुंह छुपाई हुई लड़की एक अकड़ू कुमार से टकरा जाती है। शायद वो उसे जानता है लेकिन प्रिंसेस सेलेन उसे भावने देते हुए अपने मुंह फेर कर चली जाती है। वो एक शांत जगह जैसी ही आती है एक बड़ा सा मेंटिस उस पर धावा बोल देता है। उस एलिमेंट पर जैसे ही हमला करने वाला होता है लॉयड अपना जलवा दिखाते हुए उसे कीड़े को मसलकर आसमान में उछाल देता है जिसके बाद उसने सेलेन को प्यार से उठाकर उसके कपड़े साफ किए और अपना रुमाल से उसका मुंह भी पोंछा। सेलेन ने उससे अपना चेहरा छुपाते हुए उससे जान पहचान बनाई। फिर लॉयड उछलते वहां से चल दिया। सेलेन के मन में अब उसकी छवि बन गई थी। उसके चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा सेलेन के अंदर कॉन्फिडेंस का कारण है। हर कोई उसे शापित समझता है। बचपन में उसके पिता ने कई पंडितों से इलाज करवाने की कोशिश करी जिससे उसे पता लगा कि एक दिन कोई इसकी जिंदगी में आएगा और उसे शाप से मुक्ति दिलाएगा। उस दिन से सेलेन खुद को ही शांति दे रही है और मोटिवेट करती रहती है पर अब भी सेलेन को उस दिन का इंतजार है। इसी गुस्से में जब उसने अपना मास्क उतारा तो उसकी आंखें चकित रह गई। सेलिन अब शाप से मुक्त है। अचानक उसके मन में लॉयड का चेहरा घूमने लगा।
अगले दिन लॉयड मैरी के लिए सामान खरीद कर लाता है। उसने बचे हुए पैसों से उसके लिए गिफ्ट भी लिया, जिसे देखकर मैरी की आंखों में खुशी देखी जा सकती है। ऑफिसर मैर्तो एक लड़की के साथ भीड़ पर नजर रखे हुए है, क्योंकि हाल ही में उनके देश की रिलेशन कई कंट्रीज के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। तभी उनकी नजर रेव ऑफ 11 पर पड़ी, जिससे वन आर्म्ड मशीनरी भी कहा जाता है, और उस मशीनरी के खिलाफ काफी वारंट्स भी हैं। मैर्तो को लगता है कि जब तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है, रियो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर रियो ने ज्वाइन किया तो उसके सभी वारंट्स कैंसिल हो सकते हैं। फिर उनकी नजर एलन लिंगडोपन पर पड़ी, जो एक कुशल परिवार से है। उसने सेलन को देखकर उसे रोका और उससे पूछने लगा कि उसने अपनी बेल्ट किस लिए खोली। अगर उसका चेहरा इतना ही साफ था तो इतने दिन उसने लोगों को धोखे में क्यों रखा। लेकिन सेलन को उसकी एक न सुनकर वहां से चलती बनती है। लॉयड चुपके से आकर रियो को बगल में बैठ जाता है, पर उसे देखते ही रियो को डर लगता है कि लॉयड कोई मॉन्स्टर तो नहीं। उसे देखते ही रियो को उसके अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, पर लॉयड बड़े प्यार से उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन करता है। पर इससे पहले कि रियो कुछ रिएक्शन दे पाती, सेलेन रियो को साइड में कर देती है और ऐसा बिहेव करते जैसे लॉयड उसका भगवान हो। लॉयड भी देखते उसे पहचान लेता है और पूछने लगता है कि क्या वो भी मिलिट्री में पार्ट लेने आई है। जब रियो चुपके से 9-2-11 हो रही होती है तो सेलेन अजीब तरीके से उसे दबोच कर उससे जान पहचान बनाने लगती है। रियो को उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आई। ट्रेनिंग शुरू होते ही मेटो सबको एक निशाना देता है, जो कई सारी मेटल प्लेट से बना है। तभी रियो भी उसके पास आती है। मैर्थो को लगा कि कहीं वो मना ना कर दे, लेकिन रियो पैसा कमाने का मौका कैसे छोड़ सकती है। रियो इससे सवाल पूछना चाहती कि लॉयड किस तरह का प्राणी है। मैर्थो ने कहा कि लॉयड भी एक आर्म वॉलेंटियर है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पता। इतने में ही ग्रुप सी का नंबर आ जाता है, जिसमें रियो भी है। मैर्थो ने फिर भी उसे एक चेतावनी दी कि अगर उसकी यही हरकतें जारी रही तो वो खुद भी उसे दोबारा जेल जाने से नहीं बचा पाएगा। मैर्थो भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो एक कैंडिडेट पर ज्यादा टाइम ध्यान नहीं रख सकता। वहीं मैरी से मिलने के लिए उसकी गुरु एक बार फिर से दर्शन दे देती है। उसे भी लॉयड के रिजल्ट्स की काफी चिंता है। शाम के वक्त जब रिजल्ट्स की बारी आई तो उसमें लॉयड अपना नाम ढूंढने लगा। अगले दिन क्लास में रीगो और सेलेन की नजरें लॉयड को ढूंढने में लगी होती हैं, पर सिर्फ वही नहीं बल्कि मैर्थो भी लॉयड का ना होने पर थोड़ा बेचैन दिख रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि लॉयड क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो झटपट में उन बच्चों को बात ऊपर करने को कहता है जो आज एब्सेंट है, जिसके लिए उसे टीचर अच्छा मजा चकाती है, जैसा कि अजामी के ऊपर पड़ोसी देशों के हमला का खतरा बना हुआ है, जिनमें से एक जियो एम्पायर भी है, इसलिए सभी को हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। टीचर ने कहा कि एक सरदर्द हमारे लिए एक और है, जो कि 5 सालों से पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो है मारिया अजामी का गायब होना। जो भी मारिया को ढूंढने निकलेगा उसे एक शानदार इनाम दिया जाएगा। इसके बाद लॉयड को स्ट्रीट्स पर दिखाया जाता है, जिसने एग्जाम के हर मोड पर अपना पूरा जोर लगा दिया, पर फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। तभी उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है जो पूरी खाली नजर आती है। अगले पल उस दुकान का मालिक उससे हमला कर देता है, पर लॉयड की शक्ति का अनुमान लगाता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। लॉयड यहाँ एक पार्ट टाइम काम की तलाश में आया है। उसने कहा कि वो खाना बनाने और सफाई का काम अच्छे से कर सकता है, और सिंडिकेट उसकी स्किल्स का एक नमूना देखना चाहता है, जिसके लिए लॉयड ने शिरोतो बनाने का फैसला किया। साथ ही उसने बताया कि एग्जाम में उसका सिलेक्शन होते रह गया, इसलिए अब वो खाली हाथ गाँव लौटकर अपने साथी को उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। उसने फैसला किया कि वो यहीं रुककर कैपिटल में एग्जाम तैयारी करेगा, पर सिंडिक जान चुका है कि लॉयड कोई आम बच्चा तो नहीं है। स्कूल में अभी भी मैर्थो दोनों लड़कियों के साथ लॉयड को ढूंढने में लगा है, पर टीचर ने उसकी गुस्ताखी की सजा उसे फिर से दी। सेलन ने लॉयड को पेपर दिखाते हुए कहा कि वो सिर्फ वही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसकी कलाकारी कमाल की है, पर जब टीचर ने देखा तो कहा कि लॉयड तो कमाल का है, उसे इस वक्त मेरे सामने लेकर आओ। वहीं लॉयड ने पलक झपकते ही अपनी डिश तैयार करके सिंडिका को खिलाई। आज सिंडिका क्रोम मोलिबॉडम का फॉर्मर रॉयल गार्ड के हाथों से बना खाने वाला है। जब रियो ने सिरी से उस शीट पर लिखी जानकारी के बारे में पूछा तो सिरी बताती कि ये लिखाई प्राचीन रूल्स के साथ साथ कास्ट मैजिक पावर को भी दर्शाती है, जो कि एक नॉर्मल मैजिक से भी ताकतवर है। इंटरव्यूअर से पूछने पर मैर्थो को पता चला कि लॉयड ने अपनी थ्योरी के अलावा बारिश को बुलाने वाला मैजिक किया था, जिसे सुनते ही सीसी समझ जाती है कि लॉयड बेशक ही कमाल का जादूगर है। सिंडिका ने लॉयड के खाने के बाद उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। सिंडिका लॉयड को जॉब देना तो चाहता है, पर फिर भी उसके मन में शक है। वो एक इतने काबिल और शक्तिशाली बच्चे की तलाशी के लिए बिना उसे अपने साथ नहीं रख सकता। लॉयड भी इसी बात पर राजी हो जाता है और उसे इस तरह एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है। अगर लॉयड आसपास होता तो सीरी उसे जादू से ढूंढ निकालती। तभी सेलेन कहते कि क्यों ना प्रिंसेस मैरी को ढूंढकर एक सेरेमनी रखी जाए और लॉयड को उसमें इन्वाइट किया जाए। जब मैरी और एल्का को लॉयड के फेल होने के
बारे में पता लगा तो उनकी तो जैसे जुबान बाहर ही आ गई। इससे पहले कि अलका मैरी को अच्छा सबक सिखाती, लॉयड कहता है कि वो अगले साल फिर से ट्राई करना चाहता है और तब तक वो मैरी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब भी है। ना चाहते हुए भी अलका को इसकी इजाजत देनी पड़ती है। मारिया भी खुश है, अब उसे कम से कम डिनर तो नहीं बनाना पड़ेगा। पर ये क्या, अलका भी लॉयड के साथ यहीं पर रुकने जाती है। मैरी ने कहा कि अगर अलका को जिम्मेदारी निभाने के लिए इतना ही शौक है तो वो अजामी को राजा क्यों नहीं बनाती। काफी सारे बाहर के लोगों को इस बार फेस्टिवल में बुलाया जाएगा और इस बीच जियो एम्पायर के साथ एक बड़ी लड़ाई की पूरी संभावना है। मैरी इसमें मदद करना तो चाहती है, लेकिन उसके हिसाब से कुलून के लोग मदद के लिए तब आगे आएंगे जब मामला इंसानों के बस से बाहर हो जाएगा। इंसानों को अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपटना चाहिए। मैरी के उत्साह देखकर अलका उसे शांति से काम लेने को सलाह देती है। अगर लॉयड को इन सब में घसीटा गया तो वो उसे अपने गाँव वापस ले जाएगी, जिसके बाद वो लॉयड को बाय कहकर सोने को चली जाती है। पर गलत से मैरी ने अलका को उसके पीठ पीछे गाली देनी शुरू कर दी और उसकी एक गलती उसे एक अभिशाप देकर गई, जिसके बदले में उसके दोनों पैरों में दर्दनाक क्रैम्प आ जाता है, जो उसे उसकी नानी याद दिला देता है। अगले दिन रियो और मैर्थो को उसकी होटल पर दिखाया गया, जहाँ लॉयड ने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है। रियो को लगता है कि लॉयड को ढूंढने का काम उन्हें सेलेन को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो और लॉयड एक सीरियस रिलेशनशिप में बाद आने वाले हैं और इसलिए वो आज सेरेमनी छोड़कर अकेले लॉयड को ढूंढने में लगी है। वो उसे वापस लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा डालेगी। मैर्थो के मानना है कि लॉयड जैसी शक्ति को उनके देश को सख्त जरूरत है, पर ये जगह उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। ये तो साफ है कि एक नॉर्मल कैफेटेरिया में लो क्वालिटी खाना और सर्विस दी जाती है, लेकिन आज की सफाई तो कुछ अलग ही है। उन्हें सिंडी का केक उखड़े हुए गुस्सैल इंसान के रूप में दिखाया। आखिर ऐसे मालिक के लिए कौन काम करना पसंद करेगा। जब उसने उन दोनों को सामने उनके खाना रखा देखा तो उसे चखते ही उन्हें बिना रुके खाने लगी। मैर्थो से चिल्लाकर पूछते कि आखिर तुमने इतना बावर्ची कहाँ से रख लिया। तभी लॉयड थाली लेकर उसके सामने आ जाता है। उसे यहाँ देखकर तो मानो मैर्थो और रियो की तो सांस अटक जाती है और मैर्थो ने सेंडिक को गला पकड़ते हुए कहा कि तुमने एक महान योद्धा से इस तरह काम करवाने की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सिंडिक का सवाल तो यह है कि उन्होंने लॉयड को एग्जाम में फेल ही क्यों किया, जो कि जायज भी है। उन्हें वहीं छोड़कर लॉयड काम पर लग जाता है। जहाँ वो मारी को देखता है वहाँ पर कुछ बदमाश मारी को पीछा कर रहे हैं। अकेडमी में सेलिन ने एक शर्मनाक हरकत कर डाली। उसने गार्ड की छाती के बल नोच डाले, क्योंकि वो उसे लॉयड नाम के शख्स को ढूंढने से रोक रहा था। राजकुमार का कहना है कि जब भी सेलेन ऐसी कोई बद्दी हरकत करती है वो शाही खानदान की इज्जत पर सवाल खड़ा करती है। आखिर उसकी सजा तो सेलेन को मिलके रहेगी। सेलेन भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। वो उसके और लॉयड के बीच आए हुए हर एक इंसान को मिटा देगी। जैसे ही राजकुमार उसकी ओर तलवार लेकर बढ़ता है, वैसे ही सेलेन की बेल्ट उसकी रक्षा करने के लिए उस तलवार को दूर फेंक देती है। पर सेलेन को लगता है कि ये भी उसके देवता लॉयड का आशीर्वाद है। अचानक उसके सामने लॉयड साक्षात खड़ा होता है। सेलेन कहते हैं कि वो पहले से जानती थी कि लॉयड उसके लिए जरूर लौटेगा। अभी बाकी के साथी भी वहाँ आ खड़े होते हैं। सेलेन उन सबको हुई घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद मैर्थो अलाना के सामने आता है और पूछता है कि क्या उसने लॉयड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। एलन के जवाब होता है कि उसके लिए एक आम नागरिक पर हाथ उठाना शर्म की बात है, लेकिन उसकी बात को मैर्थो और सिरी पूरी तरह घुमा देते हैं। उन्हें लगा कि एलन के पास आम जनता से लड़ने की भी काबिलियत नहीं है और वो चाहते हैं कि अगर एलन को खुद को साबित करना है तो उसे लॉयड का मुकाबला करना होगा, क्योंकि लॉयड कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एंशिएंट रून्स का खिलाड़ी है। एलन के पूछने पर लॉयड लड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो खुद को अभी तक एक बच्चा ही समझता है। एलन को लगा कि अच्छा हुआ उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग फौजी बताने लगता है। पर इसी बीच लॉयड मुकाबले के लिए राजी हो गया। शायद एलन लॉयड को काफी हल्के में ले रहा है। उसका एक पंच पड़ते ही वहाँ एक तेज तूफान दिखाई पड़ता है, जिसके बाद से ही लॉयड एक बवंडर के रूप में गायब हो जाता है। पर असल में मैरी ने आकर उसे रोका और अपने साथ ले जाने लगी। लॉयड ये देखकर थोड़ा हैरान तो है। उसे लगा कि मारी उसे बचाने के लिए सब कर रही है, इसलिए तो मारी के बोलने से ही उसका शुक्रिया करने लगता है। अब लॉयड अपनी जान बचाने के लिए उसका एहसान उतारने के तैयार है। मैरी समझ गई कि लॉयड इतना इनोसेंट है कि कोई भी बुरा इंसान उसका आसानी से फायदा उठा सकता है। तभी पीछा करते हुए सैंडिक उन दोनों को ढूंढ लेता है। उसने लॉयड को कैफे लौटने को कहा। सैंडिक ने मारी से कहा कि जब से उसके गायब होने की खबर शहर में फैली थी तब से वो काफी चिंता में था, पर अब मैरी को देखकर सैंडिक काफी खुश है। सैंडिक बताता है कि वो एक कैफे ओनर का काम इसलिए कर रहा था ताकि वो मैरी को पता लगा सके और ये भी जान सके कि किस चीज से महाराज को इतना बदल कर रख दिया। मैरी उसे आने वाले इंटरनेशनल समिट के बारे में बताती है, जो फेस्टिवल के आखिर में होगी। उस दिन अपराधी जरूर महाराज पर जोर हमला करके जियो के साथ लड़ाई छिड़ देगा और ऐसा होने से पहले उन्हें ये सब रोकना होगा, जिसने मैरी को सिंडिक की मदद की जरूरत पड़ेगी। अगले पल में हम सिरी और मैर्थो को लाइब्रेरी में देखते हैं। मैर्थो होने वाले युद्ध को लेकर काफी परेशान दिख रहा है। जब सिरी उससे काम करना पूछती है तो बताता है कि कैसे उसके पूरे गांव ने भूखमरी का सामना किया था। इन सबके पीछे भी जियो साम्राज्य का ही हाथ था और इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद उन्होंने बड़ी निर्दयता दिखाई थी। पर अब चाहे मैर्थो को अपनी जान क्यों न देनी पड़े, अब वो पहले जैसे हालत कभी नहीं आने देगा।
वही सेलेन उदास है क्योंकि उसने फिर से लॉयड को इतने करीब होते हुए देखा और फिर भी खो दिया, पर उसे पूरा भरोसा है कि उनकी मुलाकात जल्दी होगी। आखिर उसकी किस्मत लॉयड से जुड़ी हुई है। दरअसल वो न्यू के साथ इस वक्त मारी को ढूंढने निकल रही है। उसके घर के बाहर आते ही वो दोनों मारी का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसे लॉयड खुद आकर खोलता है। उसके घर में बैठकर सेलेन को विश्वास नहीं होता कि लॉयड फिर से अचानक उसके सामने है। कहीं ये जन्मों जन्मों के साथ तो नहीं, पर रियो ने याद दिलाया कि उन्हें मिले अभी तक हफ्ता भी नहीं हुआ। तभी लॉयड उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता है। सेलेन और लॉयड को इस तरह एक साथ देखकर रियो समझ जाती है कि लॉयड ने सेलेन को इतने बड़े पाप से मुक्त किया है, तो सेलेन को उसमें तब से भगवान नजर आने लगते हैं। ये बाद में चिंता का कारण भी बन सकता है। इसी बीच मैरी भी अपने घर में वापस लौट आती है। वो सीधा आकर लेट जाती है और रात के खाने के बारे में पूछने लगती है, पर जब उसकी नजर रियो और सेलेन पर पड़ी तो मैरी लॉयड पर चिल्लाने लग गई। लॉयड उन दोनों को अपनी एकेडमी का साथी बताता है। वो उसे नए मेहमानों से मिलाता है, पर रियो को मारी का चेहरा काफी जाना पहचाना लगा। मैरी जब उनसे आने का कारण पूछती है तो रियो उसे राजकुमारी की फोटो दिखाते हुए कहती है कि हम इनकी तलाश में हैं। वो फोटो हूबहू मारी को चेहरे से मिलती है, लेकिन उनका शक और बढ़ा देती है कि उस लड़की को एक राजकुमारी कहकर, क्योंकि रियो ने तो उसे ये बताया ही नहीं। सेलेन मैरी से उसके पास्ट के बारे में और जानना चाहती है, और सेलेन की आंखों से आंसू देखकर मैरी सच्चाई बताने के वाली ही होती है। पर तभी सेलेन उससे लॉयड और उसके रिश्ते के बारे में पूछ लेती है। रियो जो सुनना चाहती थी, सेलेन के कारण वो उससे चूक गई। रियो मारी से साफ साफ पूछती है कि आखिर वो है कौन। इससे पहले कि वो कुछ बताती, लॉयड उसके सामने आ खड़ा होता है और कहने लगता है कि वो अब मारी को जान चुका है, क्योंकि उसने कई बार मैरी को ऐसी चीजें करते हुए देखा जो एक देशभक्ति कर सकता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। अगर देश खतरे में है तो लॉयड उसमें अपना योगदान देने के लिए शामिल होना चाहता है। इतना सुनकर मैरी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं यही मारी का सेवियर हूँ, लॉयड को लड़ने की परमिशन में नहीं दे सकती। लॉयड उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वो उसका साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैरी ने उसे चुप किया और कहा कि तुम खुद को कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना समझ लो, पर सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। ये सुनकर लॉयड काफी निराश हुआ और वहां से चला गया। मैरी ने कहा कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद लेगी, और वो एक विच होने के नाते नहीं बल्कि राजकुमारी मारिया अजामी होने के नाते। रियो कहते कि ये सब तो ठीक है, पर उसने लॉयड के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। तभी सेलिन भी आकर अपनी बात रखती है कि उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैरी तो हंसने लगी। असल में उसका ऐसा करने के पीछे कुछ कारण था, पर वो ये देखकर खुश है कि दोनों लड़कियां लॉयड के लिए किस तरह लड़ रही हैं और अपने ओपिनियंस पे लेकर कितनी अड़ियल हैं। फिर मैरी उन्हें आराम से बैठकर कुलोन के बारे में सब बताती है। कुलून के बारे में सबसे सिर्फ कहानियों में ही सुना है, पर असल में लॉयड वहीं का रहने वाला है। कुलून अपने लोगों को इंसान के पछड़े में टांग अड़ाने से रोकता है, इसलिए अगर लॉयड को इन सब युद्ध जैसी चीजों में घसीटा गया तो वो वापस लौटना होगा। मैरी जानती है कि इस वक्त कैडेट से लेकर आम लोगों तक सभी राजकुमारी को ढूंढने में लगे हैं। हर कोई बस प्रिंसेस को पकड़ना चाहता है, जिंदा या मुर्दा, और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो प्रिंसेस को शांति के चिन्ह के रूप में दिखाकर वॉर को रोकना चाहते हैं। मैरी को सच में मदद की जरूरत है, जिसके लिए रियो और सेलेन तैयार हो जाते हैं। शाम के वक्त जब मैरी अपने पिता के बारे में सोच रही होती है, तब अलका उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो खुश है कि मैरी अपना वादा निभाने वाली है। वो उससे पूछते कि मैरी ने अलका को क्रिस्टल समेत कुएं में क्यों फेंक दिया। अलका ने काफी मुश्किलों से खुद को उस वेल से आजाद किया है। मैरी तो डर के मारे कांपने लगी, पर अलका तो उससे पहले से ही शाप दे चुकी है, जिसके चलते मैरी 10वें सेंटेंस में बिल्ली की आवाज निकालेगी। अगले दिन रियो और सेलेन पूरे शहर में पड़ताल करती नजर आते हैं। अलका लॉयड को उदास देखकर काफी परेशान है। वो जानती कि लॉयड के लिए खुद को वॉर से दूर रख पाना मुश्किल होगा, वो भी ये जानते हुए कि पूरा राज्य खतरे की आंधी में उड़ने वाला है। इसलिए उसने लॉयड के मन बहलाने के लिए उसे मेले में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। जब उसके पैंतरे काम नहीं आए तो उसने लॉयड के सामने चॉकलेट बनाने की बोतल लाई, जो लॉयड के मन पसंद है। मगर अचानक मेले में विषकाल का कीड़े हमला कर देते हैं। मैजिस्ट्रो और सैंडिक राजा के पास भेजे गए इस मैसेज का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच सैंडिक मैर्थो को बता देता है कि वो राजकुमारी से मिल चुका है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ महाराज पर लगे शाप को मुक्त कराने के लिए उनके दुश्मनों की तलाश लगातार कर रहे हैं। वही शाप जो इस होने वाली वॉर को रोक सकता है। सैंडिक बताता है कि उन्होंने एक मुखावट से पता लगा लिया है कि असली धोखेबाज को मृत्यु है, जो महाराज के दिमाग को काबू में करके अपने उल्लू सीधा करने में लगा है। तभी सेलेन और रियो के साथ मैरी खुद महल में आकर अपनी सच्चाई सबको बता देती है, लेकिन इससे पहले मैर तो कुछ कर पाता, राजा ने उस पर हमला करते हुए कहा कि उसने राजा को कब्जे में कभी नहीं किया था। असल में तो सब कुछ राजा के अनुसार होता आ रहा है। राजा
राजा के शरीर में कोई शक्ति है जिसे गांव में हमला करने के लिए इंसानों को भेजा है, ताकि वो अपनी संख्या बढ़ाकर रॉयल फैमिली के नंबर्स को बढ़ा सके। उसने मैर्थो को पलक झपकते एक शैतान में बदल दिया और चुपके से भागने लगा। रियो किसी तरह उस राक्षस को रोकती है। तब तक मैरी अपने पिता को वापस लाने के लिए राजा का पीछा करके उस पर हमला कर देती है, और जैसे ही वो अपना आखिरी हमला उस पर करती है, उसका खात्मा करने वाली होती है, अचानक उस शक्ति ने मारिया को अपना असली रूप दिखाकर भटका दिया, जिसके बाद हालात मारिया के हाथ से निकलने लगे। उस दौरान मारिया के मन में लॉयड का ख्याल होता है। वो उससे माफी मांगने बिना मरना नहीं चाहती। उसके हौसले को देखकर राजा ने कहा, ये राज्य अब मेरे कब्जे में होने वाला है, क्योंकि मैं हूँ डीमन लॉर्ड। उस दौरान शहर में लॉयड कीड़ों की छुट्टी करता दिखा। अलका ने जब पास जाकर उनकी जांच की, तब लॉयड कहता है कि उसे मैरी की मदद के लिए जाना होगा। वो जरूर किसी बड़े खतरे में है, चाहे मैरी ने उसे कितना भी बुरा भला कहा हो। लॉयड अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलने वाला। डीमन तो ठीक सामने देखकर मैरी को अलका की बात याद आ गई। उसने कहा था कि कानून के लोग जब मदद के लिए आते हैं, तब मामला इंसानों के हाथ से बाहर चला जाता है। मारी काफी नाराज है क्योंकि डीमन ने उसे पहले अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा हो तो वो लॉयड की मदद ले लेती और सब कुछ ठीक होता। पर इस वक्त मैरी उस डीमन के चंगुल से भाग निकल रही है, ये कहते हुए कि वो एक दिन जरूर उसे डीमन लॉर्ड होने के लिए जल्द तड़पता देखेगी। वहीं लॉयड भी बचते बचाते हुए दौड़कर मारिया की ओर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर पास बैठे एक स्टूडेंट पर पड़ी, जिसने लॉयड को मॉन्स्टर की शक्ति के बारे में बताया। उसी की वजह से हर किसी के मन में दहशत का माहौल है। लॉयड जानता है कि एक सोल्जर के लिए यही एक मौका है अपना फर्ज निभाने का। बेशक वो एग्जाम में फेल हुआ है, पर लॉयड हर तरीके से अपने देश का काम आना चाहता है। वो उस लड़की के सामने एक मॉन्स्टर को उंगली मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो जैसे उस सोल्जर के पैर कांपने लगे। लॉयड उसे समझाता है कि वो एक सोल्जर होने के नाते लॉयड से तो ताकतवर होगा, और उसकी इसी बात ने उस लड़के में नया जोश बढ़ा डाला। अब वो बड़े कीड़ों से लड़ सकता है। और नई मुसीबत मैजिक व्हील है जो अलका का बनाया हुआ है। अब बात डीमन की है, जो वो खुद को कैसे दूर कर सकती है। दूसरी तरफ मैर्थो ने मॉन्स्टर बनकर सबकी नाक में दम कर दिया है। रियो को लगता है कि अब उन्हें लॉयड का आह्वान करना ही होगा। सेलेन उससे सहमत है, पर इस बात वो खुद मॉन्स्टर के सामने आ खड़ी होती है, क्योंकि उसका हीरो उसे कभी खतरे में नहीं पड़ने देगा। मतलब लॉयड जल्द आएगा। मॉन्स्टर को पहले अटैक से सेलेन को उसकी बेल्ट ने बचा लिया। आखिर इस बेल्ट पर भी लॉयड का आशीर्वाद है। रियो कहते कि तुमने मैर्थो को इस तरह बिजी रखना होगा, और तभी वो बाहर लॉयड को देखती है। जब लॉयड सेलेन के सामने आता है तो वो जैसे फूले नहीं समाती, लेकिन उसे छोड़कर लॉयड सेंडेक से हालचाल लेने लगता है। लॉयड पहले तो मामले की बातों से शांत करने की कोशिश करता है, ताकि वो मैर्थो को उसके असली रूप में वापस ला सके। सिर्फ वही है जो उसे अपनी ताकत से काबू में रख कर सकता है। उसकी बातों को असर मैर्थो पर होने लगा। लॉयड ने उसे एक सोल्जर का फर्ज याद दिलाया, जिसे सुनते ही मैर्थो को अपनी मातृभूमि याद आ जाती है। वो हमेशा से शांति चाहता था, लेकिन लॉयड ने कहा कि वो तो मैर्थो को नशे की बात कर रहा था, उसे फेस्टिवल में इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। अचानक उसने अपनी बातों से वक्त बदल डाला और मैर्थो फिर से अपनी खतरनाक रूप में आ गया। फिर क्या था, उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी। जब लॉयड को मारी और मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई के बारे में पता चला तो भागकर उसे बचाने के लिए गया, पर इससे पहले ही मारी खुद के अंदर और आ गई। वैसे तो मारी ने लॉयड को दूर रहने को कहा था, पर अब उसकी खुशी साफ देखी जा सकती है। तभी डीमन लॉर्ड भी वहां आ जाता है और लॉयड उसे ही सुरक्षित रहने को कहता है, क्योंकि उसके लिए तो वो राजा ही है। लॉयड राजा से उसके हुलिये के बारे में कई सवाल करने लगता है, कहीं वो बीमार तो नहीं। मैरी ने सबको बताया राजा के अंदर छुपे शैतान के बारे में, और कहा कि इसने मुझे काफी परेशान किया है, और इससे बुरा क्या होगा कि उसके सारे शरीर से बहुत सारी स्मेल आ रही है। वो चाहते कि लॉयड उसके बदबूदार शरीर का इलाज करे, और लॉयड ने ठीक वैसा ही किया और डीमन को एक सुंदर इंसान में बदल दिया, और साथ ही उसकी सारी बुराइयां भी साफ हो गई। मारी के परिवार के साथ पंगा लेने का अंजाम उसने आखिर देख ही लिया। जैसे ही लॉयड ने मारी के हाथ पर घाव को ठीक किया तो उसके गले से लगा लेती है, जिन्हें इस तरह देखकर सेलन को आग बबूला हो गई। अगली सुबह फेस्टिवल के नए जोश के साथ शुरू होती है। फेस्टिवल के मजे लेते हुए लॉयड की नजर अचानक उसके बड़े भाई शोमा पर पड़ती है। वो उससे काफी लंबे समय बाद मिल रहा है। सोमा अजुमी में कुछ सवाल पूछने आया है, पर वो लॉयड को यहाँ देखकर काफी खुश हुआ। अचानक उन दोनों की नजर अलका पर पड़ी, जिसे आता देख शोमा तो 9-2-11 हो जाता है। जब अलका को पता लगा तो उसे शोमा को लेकर शक होने लगता है। सीरी सैंडिक को नई सोल्जर वाली ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करती है। वो पूछती कि क्या सैंडिक ने नया रूप मैर्थो के कारण लिया है। शायद न हाँ, क्योंकि वो मैर्थो को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था। पर बात बात में सीरी का वो मजाक उड़ा देता है, जिसके बाद उस कड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आखिर एक सीनियर ऑफिसर के साथ उसे बर्ताव शोभा नहीं देता।
अगली बार मुंह खोलने से पहले उसे ध्यान रखना होगा। फिर हम मैर्थो को जंगली खरगोश से बचाकर उड़ते हुए देखते हैं और अलका कूदकर उसे बचाने आ जाती है। वो उसे खेतों में ले जाती है जहाँ अलका ने कई सारी वीट की फसल उगाई है। काफी थकान महसूस हो रही है और ऐसा उसने पहली बात नहीं किया है। मैर्थो को लगा कि बचपन में उसने जिस मसीहा को देखा तो वो अलका ही थी। अब मैर्थो नहीं चाहेगा कि वो दोबारा किसी मॉन्स्टर में बदले, इसलिए तब तक अलका ने उसे फसल संभालने का काम दिया। जब वो घर लौटी तो उसने लॉयड के कपड़े बदलते हुए देखा, पर उसकी ये नीच हरकत मारी को एक आंख नहीं भाई। उसने पूछा कि तुम लॉयड का एक सोल्जर क्यों नहीं बनाना चाहती हो? तो अलका ने कहा कि सोल्जर की ड्रेस में लॉयड सुपर क्यूट लगेगा। अब इससे ज्यादा बचकाना रीजन वो नहीं दे सकती थी। अलका ने मारी से पूछा कि कहीं तुम्हारा मन दोबारा महल जाने का तो नहीं, क्योंकि अब तो उसके पिता भी ठीक हो चुके होंगे। मैरी ने कहा कि उसके मन अब शहर जाने का लगता है, तो लौटना थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ देर बाद लॉयड को ड्रेस में देखकर अलका तो फ्लैट हो गई। तभी उनका दरवाजा सेलेन और रियो ने खटखटाया। आखिर सेलेन लॉयड को देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को कैसे रोक सकती है। लॉयड ने उन्हें अपने गांव की चीफ अलका से मिलवाया। सेलेन और अलका को एक दूसरे से जलन होने लगी। सेलेन की ये बेल्ट लॉयड ने खास इत्र से बनाई है जो एक डिवाइन बीस्ट की स्किन है। इसी बीच एलन भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है। उसे भी लॉयड पर पूरा भरोसा है। एलन लॉयड को जल्दी से जल्दी एकेडमी में देखना चाहता है। वो तो लॉयड से ट्रेनिंग लेने के लिए भी उतावला है। उन सब की बातें सुनकर मैरी का पारा चढ़ने लगा और उसने अलका को अलमारी में बंद कर सभी को स्कूल भेज दिया। कुछ देर बाद हम लॉयड को सैंडिक और मैरी के साथ कहीं जाता हुआ देखते हैं। लॉयड को एक जगह से सामान इकट्ठा करना है। वहाँ एक जादुई तलवार भी है जिसे वहाँ से हटाने के लिए ताकत और जादू की जरूरत है, और उसका जो भी मालिक होगा उस दुनिया पर राज करेगा। शायद वो पहले से जानते थे कि लॉयड तलवार को ही एक झटके में खींच निकालेगा, और उसने ठीक वैसा ही किया। वहाँ का मेयर काफी दुखी हुआ क्योंकि वही बेशकीमती तलवार को उसकी रोजी रोटी थी। आशा है कि वो जल्दी एक दूसरे डुप्लीकेट तलवार बना लेगा। फील्ड में जाते ही लॉयड ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया, पर सबकी हालत तो उसे देखकर ही खस्ता हो गई। जैसे तैसे ट्रेनिंग खत्म करके सभी जब क्लास में पहुंचते, सिरी सबको बताती है कि अब कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली होगी, तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास। एलन ने बताया कि रोकुजो एकेडमी में उन सबका एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है जिसमें अजामी पिछले 3 सालों से हारती आ रही है। क्या पता इस साल हम जीत जाएं। एक एक करके सिरी ने सभी को रूल्स बताए। सबसे पहले उसने एक मूर्ति पर फ्लेम अटैक करने को कहा। सेलेन और रियो का हमला कमाल का था, पर जब लॉयड की बारी आई तो उसने गलत मंत्र बोलते हुए भी उस मूर्ति अपनी जगह से हिला डाला। जिस सिरी अब फिर लॉयड को विंड अटैक करने को कहती है जिससे उस मूर्ति के टुकड़े कर डालता है। सेलेन सिरी से हीलिंग मैजिक सीखने चाहती है, पर वो नहीं जानती कि वो इतना मुश्किल है। कई सारे लोगों ने तो शुरू करने से पहले ही हार मान ली, पर अगर वो मैजिक इतना ही मुश्किल है तो एलन को उसे सीखने में काफी मजा आएगा। और लॉयड भी इस बारे में उनके साथ शामिल होना चाहता है, पर एलन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं कि ट्रेनिंग के लिए बाली का बकरा उसे ही बनाया जाने वाला है, और ये ऑर्डर सिरी का ही था। अचानक आज मैरी के घर में 2 लड़कियां घुस आती हैं जो खुद को कस्टमर्स बता रही हैं। वो दोनों किनॉन सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक मैना और दूसरी फाइलो है। वो दोनों मशीनरी में स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने मैरी को एक लड़की की फोटो दिखाई और तभी किसी को आता देख फाइलो ने लॉयड पर दमदार हमला कर दिया, पर उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। लॉयड को लगा कि उसने मक्खी को मारने के चक्कर में उसे गलती कर दी है। दरअसल वो फोटो रियो की है जिसे लॉयड ने पहचान लिया। फाइलो मैरी के घर पर रुकने की जिद करने लगती है। वो तो लॉयड की दासी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर मैरी ने उन दोनों को फटका मार के घर से दफा कर डाला। उसकी चिंता करने के लिए लॉयड कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है। मैरी को लॉयड के सपने लेते देख अलका उसके सामने टपक पड़ी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर लॉयड के साथ घूमने के सपने भी कैसे देख सकती हो। जब लॉयड बाहर आया तो अलका ने मैरी को छुपा लिया। अगले दिन कंपटीशन की प्रैक्टिस से पहले बच्चों पर सिंडिक की नजर पड़ती है और उन्हें इस तरह मेहनत करते हुए कि इनाम घोषित करता है। जब रियो ने सिरी को जोश में देखा तो उससे कारण पूछ ही लिए। सिरी कहते कि वो स्नेक वुमन से भी बुरी तरह जलती है और उससे पीछे रहकर अपनी नजरों में ज्यादा नहीं गिरना चाहती। तभी वही स्नेक वुमन उसके पास खड़ी हुई जिसका नाम रियूल है। रियूल के साथ क्विनॉन सिस्टर्स भी हैं। रियूल सिरी की पुरानी क्लासमेट है जो राजनीति चलाकर दुश्मनों को रास्ते से हटाना बेखूबी जानती है, और ऐसा करके आज वो हेडमास्टर की गद्दी पर विराजमान है। रियो ने रियो की भड़काने की कोशिश करी ताकि वो उसे अपने साथ कर सके। राहुल रियो को मैच के दिन तक सोचने का टाइम देती है। फाइलो ने अभी तक लॉयड का पीछा नहीं छोड़ा, पर सेलेन किसी और लड़की को उसके साथ कैसे देख सकती है। फाइला के बारे में लॉयड ने सुनते ही वो आग बबूला उठी। सेलेन की पॉजिटिवनेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज लॉयड ने कुछ ज्यादा ही स्पेशल करना बनाया है। लॉयड मैरी से कहता है कि वो किसी से करीब जाना चाहती है, पर कैसे या वो नहीं जानता। मैरी ने सोचा कि वो उसी बात का कर रहा है। मैरी ने सलाह दी कि क्यों ना वो उसे चाय पर ले जाए, एक डेट की तरह। लॉयड कहने लगा कि आखिर उसके जैसे कमजोर लड़के के साथ डेट पर कौन लड़की जाना चाहेगी, पर किसी तरह मैरी ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। पर वो कहाँ जानते थे कि लॉयड रियो की बात कर रहा है।
सेलेन लॉयड की फोटो दिखाकर पूछती कि मैं इसके साथ और टाइम कैसे बिता सकती हूँ। तभी एलन आकर रियो को मजाक बनाता है और इसके लिए उसे मुंह की खानी पड़ती है। तभी लॉयड वहां आकर रियो को सीधे डेट पर चलने को पूछता है और वो ना नहीं कर पाती। लॉयड ने डेट को भी उसे बताया कि कुछ दिनों से रियो उसे कुछ परेशान दिख रही है और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो रियो को अपने दोस्तों से नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन जब जासूसी करते हुए सेलेन ने एलन को पकड़ लिया तो उसने एलन की बची हुई टांग भी तोड़ डाली। रियो बताती कि वो बचपन में एक अनाथालय में रहा करती थी जहां उसकी मुलाकात रियोल से हुई और रियोल ने उसे कई सारे छोटे बड़े जादू सिखाए। एक दिन जब रियोल उसके पास आई तो उसके हाथों में एक म्यूसरिल पोटास्टी आर्म था। रियो को लगा कि अब उनके पास ताकत होगी जिससे ऑर्फनेज के लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा, लेकिन रियो वहां से भाग गई। रियोल ने तो मैजिक आर्म रियो को उसके मैजिक एबिलिटीज बढ़ाने के लिए दिया था। रियो चाहे तो रॉयल स्वॉर्ड भी कभी भी अपने हवाले कर सकती है। वो लॉयड को छूकर उसकी सारी ताकत सोख सकती है। ये आर्म रियो के लिए रूट की तरह काम करता है जिसमें उसकी सारी ताकत समाई है। जब तक रियो से अपने हाथ से अलग नहीं करेगी तब तक रियो उसके नाम पर क्राइम करती रहेगी और रियो को जिंदगी भर भागते रहना होगा। अब इसके बाद रियो का भरोसा सब पर उठने लगता है। लॉयड रियो को ही हाथ पकड़ा लेता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उन्हें ऐसा देखकर सेलेन सामने आई और क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली थी। पहले तो उसने उन दोनों को अलग किया और फिर रियो से वादा किया कि वो हर पल उसके साथ रहेगा। फिर उनकी टीम रियो की टीम के ठीक सामने खड़ी होती है। मुकाबला करने सेलेन और रियो आगे बढ़ेंगी पर फाइनल लॉयड को देखकर फिर से उसके पास आकर सेलेन की आंख को और बढ़ा देती है। तब एक अनजान आवाज सबको सुनाई देती है। उस पर खड़ी एक लड़की है। मिनोको जोल सेकंड ईयर की हेड है और मिनोको लॉयड की जगह मुकाबले में खुद उतरना चाहती है जिसके लिए वो एक नमूना दिखाने को भी तैयार है। प्रैक्टिस मैच के शुरू होते ही मिनोका फाइलो के सामने अपना दमदार जादू इस्तेमाल करती है पर फाइलो ने तो उसके किए पर पानी फेर दिया। मिनोको लॉयड को काफी कमजोर समझती है पर बेइज्जती करके उसे साइड में कर देती है। शाम के वक्त मिनोको मैरी से मिलने के लिए आई है। शायद वो पहले एक दूसरे को जानते हैं। मिनोको काफी जल्दी बुरा मानने वालों में से है। मिनोको की आंख में देखकर मैरी को लगा कि उसकी तबीयत खराब तो नहीं। तभी लॉयड भी वापस आ गया जहां उसने मिनोको को देखा। मैरी ने तो आते उसे किचन का रास्ता दिखाया। आखिर में मैरी को आज ज्यादा ही भूख लगी है। इग्नोर महसूस करते हुए मिनोको मैरी के घर से भाग गई। मैच स्टार्ट होने से पहले रियो और रियोल में आवाज को लेकर काफी बहस होती है। साइन एक इनाम घोषित करते हुए शॉट को अपने हाथों में उठाता है जिसे देखकर रियोल और रियो के पैरों से जमीन खिसक जाती है। रियो के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा कि वो होली शॉट को देखकर इतनी अचंभित क्यों है। अब रियोल को भी एक स्टूडेंट की तरह मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ेगा और वो शॉट के लिए जान लेने के लिए भी तैयार है। सिरी कहते कि जब तक लॉयड उनके साथ है डरने की कोई बात नहीं। रियो चाहते कि सिरी उसे इसी वक्त हीलिंग मैजिक सिखाए। अलका मैरी को मार्केट जाने को रोकना चाहती है क्योंकि मार्केट के तो बहाने हैं। मैरी को लॉयड का मैच देखने जाना है। अगर उसने बाहर जाने की कोशिश भी करी तो अलका हर बार की तरह उसे शाप लगाने में पीछा नहीं हटेगी और उसने अपने कहे अनुसार ठीक वैसा ही करके मैरी को दर्द से तड़पने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में मैच शुरू होता है जिसमें सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। घूसा या थप्पड़ मारना ये फिर बाल खींचना सख्त मना है। पहली बारी है फैलन और सेलेन की। अब सेलेन के पास मौका है कि वो लॉयड के बदला ले सके। उसे अपनी रेड बेल्ट पर पूरा भरोसा है लेकिन इस बार वो बेल्ट उसके एक काम नहीं आई। ना जाने आखिर इस बार उसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा। फाइलो सेलेन पर लगातार हमला करने लगती है। इस बार तो उसने आग के साथ बिजली का भी इस्तेमाल किया। सेलेन की 10 साल पुरानी दोस्त उसकी बेल्ट उसका साथ छोड़ देती है पर अचानक बेल्ट ने उसे थंडर से बचा लिया जिसके बाद सेलेन का भरोसा वापस जाग जाता है और इसी के साथ उसने फाइलो को भी उठा लिया। जैसे ही फाइलो अपना पंच इस्तेमाल करने वाली होती है रेफरी सेलेन को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि सेलेन ने अपनी बेल्ट से फिजिकल अटैक करने की कोशिश करी जो कि रूल्स के खिलाफ है। अगली बारी है लॉयड और मीना की। वो लॉयड को शक्ति से पूरी तरह परिचित है। मीना ने लॉयड को दम घुटने के लिए उसे अपनी पानी के मुकुट पहना दिया पर लॉयड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी एक्वा वॉल क्रिएट करके लॉयड को अंदर बेबान देती है। जब बारी लॉयड की आई तो उसने हल्का सा जोर लगाकर मीना को जिंदा दीवार में चुन लिया। इसी के साथ जीत हुई लॉयड की। फाइनल मुकाबले के लिए रॉयल और रियो आमने सामने आती है। रियोल मित्रिल आर्म की शक्ति को जानती है और उसी के आज वो चैलेंज करने वाली है। अगले अटैक के लिए रियोल पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और उसने रियो को मित्रिल आर्म उसके शरीर से अलग काट डाला। शायद वो इसकी तैयारी पहले से करके आई थी पर रियो भी इस बार तैयार लग रही है और उसने एक जोरदार पंच रियोल के मुंह पर मारकर उसकी नानी याद दिला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रियो हीलिंग मैजिक की मदद से मैजिक स्टोन पहले ही अपना हाथ में छुपा लिया था जिसकी मदद से उसने सबको चौंकना दिया। जिसके बाद रियो एक क्लास मैजिक का मंत्र पढ़ती है और वो शब्द सुनते ही मायनो और रियोल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर रियो ने उसे छोटे से मैजिक से ही चित कर डाला। रियोल का डर उसे ले डूबा और रियो की जीत हुई।
हुई। फिर हम रियोल को खुद से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक अनजान जगह आकर अपने बचपन के सपने को याद करती है। रियोल हमेशा से एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना चाहती थी और इसी इच्छा ने उसके मन में शक्तिशाली बनने का सपना जगाया। शक्ति पाने के लिए उसे अपने सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जो कि है होली स्वॉर्ड। और जैसे ही उसका सपना टूटता है और उसका साथी उसे बताता है कि सेलेन और रियो का फिलहाल इलाज चल रहा है, इसलिए तलवार की निगरानी की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयड का कंधों पर है। पर रियोल की हालत भी इतनी ठीक नहीं कि वो लॉयड से वो तलवार ले सके। इसके लिए उन्हें मैरी से दोस्ती करनी पड़ेगी। रियोल फाइलो को एक लेटर देकर उसे मारी को देकर आने को कहती है। उसने जाकर देखा कि मैरी को स्टोन के सामने अपना शाप दूर करने की गुजारिश कर रही है। फाइलो ने जान लिया कि कांच की बॉल उसकी कमजोरी है। शाम के वक्त जब लॉयड लौट के आता है तो वहाँ एक लेटर पड़ा हुआ देखता है, जहाँ उसे पता चला कि मैरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही फाइलो को पता लगा कि लॉयड स्टोन की तलाश में यहाँ आ पहुंचा है, वो अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई ताकि वो लॉयड को मजा चखा सके। फाइलो ने सोचा कि मैना का बदला लेने का ये सही वक्त है, जिसके बाद उसने लॉयड पर हमले करने शुरू कर डाले। लॉयड को तो इन सबसे फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसने लड़ने की शक्ति रखी। अगर वो जीता तो फाइलो को मारी का पता उसे बताना होगा। तलवार एलन को देते हुए लॉयड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसे पता था कि लॉयड एक पंजा लड़ाने के कंपटीशन की बात कर रहा है। उसके गांव का रिवाज उसे यही कहता है। जब लॉयड ने कुलून का नाम लिया तो फाइलर समझ गई कि उसमें इतनी शक्ति क्यों है। मुकाबला शुरू होते ही चारों ओर तूफान आ जाता है, जिसका फायदा रियोल के साथी उठाने की कोशिश करते हैं। उसके एक साथी ने एलन के स्वॉर्ड से छीनने की कोशिश करी, लेकिन तभी मैना आकर इसका फैसला करने की ठान लेती है। जब लॉयड हारने वाला था तो उसने जोर लगाकर फाइलर को आसमान की ओर धकेला, जिसके बाद एक तेज धमाका उन दोनों को दीवार से चीरते हुए लूट ले आता है। लॉयड ने देखा कि वो जीत चुका है, पर इसके बदले में फाइलो ने लॉयड को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। उसने कहा कि हम दोनों एक ही स्कूल से हैं और एक की जैसा टैलेंट रखते हैं। वो बताते कि मैरी तो उसी रूम में बंद है, जिसे सुनकर लॉयड को अपनी जीत का पछतावा होने लगा। अब रियोल भी अपने चमचों से दुखी हो चुकी है। तभी अलका रियोल के पास आकर लॉयड के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो उस पर हमला भी कर देती है। अचानक एलन ने रियोल को पानी में डूबते हुए देखा। इसे देखते हुए उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। अगले दिन तलवार को रॉयल ट्रेजर में रख दिया गया। जब रियोल जख्मी हालत में बेड पर पड़ी हुई होती है तो तब एक बुढ़ा आदमी उससे मिलने के लिए रियोल को याद करता है। जब वो छोटी थी रियो को उसने काफी कुछ सिखाया था। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बड़े होकर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ देना चाहती थी। आज भी रियो को उसकी इतनी चिंता है। शाम के वक्त जब किनॉन सिस्टर्स अपने साथी को बहाल पड़ा देखती हैं, तब वैसे तो उन्हें उसके शरीर पर कोई निगाह नहीं दिखता। उस दौरान वो दोनों एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, जिसके बाद फाइलो उस लड़के को अपने कंधे पर उठा लेती है। फिर अगले दिन रियो लॉयड से पूछती है कि तुमने इन छुट्टियों में क्या कर रहे हो, अगर वो फ्री हो तो दोनों कहीं चल सकते हैं। पर तभी उनके पीछे सेलन खड़ी नजर आई, जिसके मन में दुख से भरा हुआ है, क्योंकि सेलन को उसकी फैमिली ने घर पर बुलाया है। इसलिए उसके लॉयड के साथ कहीं जाने का प्लान पर पानी फिर गया है। वो तो लॉयड के साथ जाने के लिए अपने घर पर जाग लगाने को तैयार है, पर लॉयड ने कहा कि इन छुट्टियों में नहीं, वो अगली बार किसी के साथ जाएगा। फिर सेलन रियो पर टूट पड़ी, क्योंकि उसने लॉयड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी थी। तभी एलन भी वहाँ आ जाता है, जो लॉयड के साथ अपनी छुट्टियां बिताने की सोच रहा है। पर कुछ ही देर में एलन की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। सेलन और रियो लॉयड को घसीटकर वहां से ले जाएंगे। वहीं घर पहुंचने पर लॉयड अलका और मैरी को लड़ते हुए पाता है। उसने कहा कि मिस्टर सेंड्रिक ने उसे एक होटल में जॉब करने की सलाह दी है, इसलिए वो पूरी छुट्टियां वही बिताने वाला है। पर अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो लॉयड हमेशा की तरह तैयार ही है। मैरी और अलका ने सोचा कि क्यों ना लॉयड उन्हें अपने होटल एक बार दिखा दे, लेकिन लॉयड ने तो साफ इनकार कर दिया। अब से लॉयड हर काम खुद करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहता है और इसलिए वो अब से होटल में ही रहेगा। जब लॉयड होटल पर पहुंचता है तो वहां पर खड़ा ओनर उसके एहसास से कांप उठा है। कोबा लेमाइन रॉयल गार्ड भी रह चुका है। आखिरकार वो एक लीडर हुआ करता था। इतना सुंदर होटल देखते ही लॉयड के होश उड़ने लगते हैं। कोबा उसे हाल ही में हो रही घटनाओं के बारे में बताता है कि कई सारे गेस्ट आजकल अपने आप कोमा में चले जाते हैं। इस मिस्ट्री को ये लोग काफी टाइम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोबा ने सिंडिक से मदद मांगी तो उसने मदद के लिए लॉयड को यहाँ भेज दिया। कुछ ही देर में वो दोनों चलते हुए एक मॉल में आ जाते हैं, जहाँ एक और कोवर्कर मौजूद होती है, जिसका नाम किलोवू है और आज से वो लॉयड की गुरु है। कोबा को आशा है कि किकोल लॉयड को अच्छे से गाइड करेगी, मगर जितने में उसने लॉयड का काम समझाया उतने में लॉयड ने काम खत्म भी कर डाला। वहाँ की चमक ने कोबा की आंखों को चौंधा दिया। अब तो किको को लॉयड पर शक होने लगा है कि नई यूनिफॉर्म लेकर लॉयड काफी खुश नजर आता है। कल उनकी होटल में एक नया मेहमान आने वाला है और कोबा चाहता है कि लॉयड रिसेप्शन में उसका स्वागत करे, क्योंकि कोबा के साथ उसका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लॉर्ड थिनाइन के आते ही उसका वेलकम नाश्ते के साथ किया जाता है। कोबा की बातों से थिनाइन को लगा कि उसका जल्दी आना कोबा को खटक रहा है। थिनाइन अपने सेक्रेटरी को भी ड्रिंक्स ठीक से ना डालने के लिए धमकाने लगता है। उसका स्वभाव कुछ ज्यादा ही रूड है। थिनाइन को पसंद नहीं है कि उसकी मीटिंग के बीच कोई उसे परेशान करे। अपने सेक्रेटरी के अनुसार थिनाइन ने लॉयड से क्रेपर्स फॉरेस्ट के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर फॉरेस्ट की तारीफ करी, क्योंकि उस जगह पेड़ लगाते वक्त हर चीज का काफी ध्यान रखा गया है।
वो भी बारीकी के साथ। थिनाइन बताता है कि उसके पूर्वजों को भी पेड़ों और जंगलों के साथ पुराना ताल्लुक रहा है। उसके बीच बढ़ती बॉन्डिंग को देखने अब कोबा भी खुश है। थिनाइन का बेटा है जिसे अजमीन में थोड़ी अटेंशन मिलते ही फेम उसके सर पर चढ़ गया है। थिनाइन से जब भी कभी पेड़ों के बारे में बात करता है जब हमेशा नेगेटिव करता है। रात के वक्त जब थिनाइन को बैठा देख जब केकोय उसे टोक देती है तब वो इंसानों जैसे पेड़ों के बारे में पूछता है, क्योंकि ये होटल एजामी आर्मी के पुराने सोल्जर का है। वो समझाता है कि एक बहादुर सोल्जर को इतने बड़े खुलासे के पर्दाफाश कर सकता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल पेड़ों वाले राक्षसों से भर जाएगा। थिनाइन ने कहा कि उसका जल्दी आने के कारण एक लॉर्ड का बुलावा है जो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराना चाहता है। थिनाइन ने सुना कि उसने हाल ही में ट्रेंट नाम की इंसानी पेड़ों को खरीदा है, क्योंकि जब भी एक ट्रेंट को हराया जाता है तब वो मर के एक हाई क्वालिटी लकड़ी को छोड़कर जाता है। हालांकि इलीगल नहीं है लेकिन फिर भी प्रकृति पर इसका काफी असर पड़ने लगता है। थिनाइन अपने बेटे की शादी करके उस लॉर्ड से सौदा करना चाहता है। उसके अनुसार एक ट्रेंट का जन्म दीमन सैपलिंग से लेबोरेटरी में हुआ था, पर आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन जिसके पास भी इसकी शक्ति है वो एक अद्भुत इंसान है। ये सब सुनकर केकोय के मन में लॉयड का चेहरा आता है। थिनाइन ने उसे एक दवाई का जर दिया और जिसे खाने में मिलाकर लॉयड का सच सामने आ सकता है। लॉयड इतनी रफ्तार से काम करता है कि केकोय की और भी बढ़ता जा रहा है और वो उसके लिए दवा से भरा चाय का कप लेकर आती है, जिसे वो बहाने से लॉयड को पिलाने की कोशिश भी करती है। जब केकोय को पता लगा कि लॉयड एक सोल्जर बनने की तैयारी कर रहा है तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है। मगर इससे पहले कि वो चाय उसे पिलाती कोबा किचन में एंटर हो जाता है। वो लॉयड को काम देकर उसे वहां से भेज देता है और गलती से उसने केकोय के हाथ से लाकर वो चाय का कप पिया तो उसके टेस्ट उसे कड़वा लगने लगा। केकोय को लगा कि कहीं उसका सच पकड़ा ना जाए, इसलिए वो छत से नीचे कूदकर 9-11 हो जाती है। अगले दिन रियो चुपके से उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर लॉयड काम पर लगा है, पर वो थोड़ा कंफ्यूज है कि लॉयड से मुलाकात कैसे की जाए। रियो सर्विसेज को अनुसार मसाज की डिमांड करती है जिसके लिए उसके रूम में लॉयड को भेजा गया था। वो उसके लिए ड्रिंक्स भी लेकर आया। रियो पहले तो थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन फिर भी लॉयड की तारीफ करने लगती है। आखिर एक होटल से अच्छा वो कहाँ काम कर सकता था। पर जब लॉयड ने उसे मसाज देने की बात कही तो रियो का पारा चढ़ गया। वो एक लड़के से मसाज कैसे ले सकती है। लॉयड अपनी गलती और खराब सर्विस के लिए माफी मांगता है। वहीं सेलन को उसके पिता ना जाने कौन सी अनजान जगह लेकर जा रहे हैं। पूछने पर बताते कि हम दोनों ने काफी टाइम से एक साथ टाइम नहीं बिताया, इसलिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब वो उतरे तो वो दोनों उसी होटल में आ गए जहाँ लॉयड काम कर रहा है। जिस दोस्त के बारे में थिनाइन बात कर रहा था वो सेलन के पिता ही थे। थिनाइन एलन के पिता है जो सेलन के एक पिता के साथ अरेंज मैरिज का सौदा करना चाहते हैं। सेलन ने सोचा था कि जब एलन उसके सामने आएगा तब वो फॉक्स उसकी आंखें फोड़ डालेगी। जब सेलन का इंतजार करने के बाद उसका दूल्हा सामने आता है तो वो लॉयड होता है। उसका वो चमकता चेहरा देखते ही वो उसके सामने कूद पड़ी, लेकिन उसे जरा भी सनका नहीं हुई। सेलन लॉयड को एक अकेली जगह पर साथ ले जाती है। वो कहती कि अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके इस जोश को कंट्रोल करने के लिए रियो टाइम पे आ गई, वो भी एक एम्प्लॉय की ड्रेस में। वो बताते कि एलन को आज होटल में बेहोश पाया गया था। जब सबके सामने हुआ था सब दंग रह गए, पर थिनाइन अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने अपने बेटे को रूप में लॉयड को सामने खड़ा कर दिया। रियो चाहते कि लॉयड अगर दूल्हा बन गया तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, तो सेलन आइडिया सुझाती है कि क्यों ना रियो इन्वेस्टिगेशन का सारा काम संभाल ले। जब सेलन लॉयड को नदी किनारे लेकर आती है तो जबरदस्ती लॉयड को खुद की तारीफ करने को कहती है। जैसे लॉयड ने कहा कि तुम्हारी आंखें झील जितनी गहरी हैं, सेलन तो जैसे पागल हो गई। उसने ये समझा कि लॉयड ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, पर उसकी एक्साइटमेंट में अड़ंगा डालने के लिए रियो टाइम पर आकर उसे रोक लेती है। शायद सेलन अपना वादा भूल रही है। वहीं सेलन को पिता को अब थ्योरनाइन पर शक होने लगा था। रियो को पूछने पर सेलन ने कहा कि उसे वादा याद है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है। इसी बीच लॉयड का भाई सुमा भी आ जाता है जो महल में कुछ एक्सप्लोजिव्स डिलीवर करने आया है, लेकिन कुछ ही देर में उसका जाने का वक्त भी नजदीक आता है और शोमा के जाते ही सेलन लॉयड को खींचकर अपने साथ अकेले कुछ टाइम बिताने के लिए ले जाती है। वो दोनों बोट के मजे लेते हुए नजर आते हैं। सेलन अपनी बेल्ट को देखकर उसके पीछे की दुख भरी कहानी सुनाती है, क्योंकि इसी बेल्ट ने उसके बचपन को एक बुरा सपना बनाकर रख दिया था। हर कोई सेलन की घिनौनी नजरों से देख रहा करता था, इसलिए सेलन ने सांप से मुक्त होने के लिए अकेले में काफी ट्रेनिंग करी। उसके पिता ने अपनी पूरी जान लगा दी और जब बेल्ट उतरी तो उन्होंने एलन से उसकी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया। पर जो भी वो सेलन लॉयड से उस बेल्ट के खातिर ही मिल पाई है। वो अब लॉयड को अपना सब कुछ मानने लगी है। लॉयड ने कहा कि वो सारा जादू खुद नहीं कर सकता, पर हर जादू के पीछे मारी उसके साथ थी। लॉयड
को डर है कि वो फुल फ्लेजेड सोल्जर कभी नहीं बन पाएगा, पर वो नहीं जानता कि उसने अनजान में ही सही पर काफी सारे लोगों की मदद की है, जिसका अंदाजा लॉयड को खुद भी नहीं है। जब लॉयड ने कहा कि ये बात उनके बीच सीक्रेट रहेगी तो सेलेन और भी ज्यादा छलने लगी, ये बचकानी हरकतें करते हुए कि कोई उन पर पूरी नजर बनाए रखे है, और मौका देखते कि कोई लॉयड के पास पहुंच जाती है। पर उसने बहाना बनाकर लॉयड की तारीफ करनी शुरू कर दी। लॉयड से उसने कहा कि उसने अपनी मसाज स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन जब लॉयड ने जिद करी तो कोकोई को वहीं पर उस मसाज देनी पड़ी। ये करते वक्त लॉयड भी मजे लेने लगता है कि कोई लॉयड की जैसे ही ज्यादा करीब जाने लगी, सेलेन ने उसे अपना प्रचंड रूप दिखाया। उसके होते हुए कोई अंदर लड़की लॉयड को छू भी कैसे सकती है, पर पलक झपकते ही कोकोई ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। लॉयड ने कहा कि फुल मसाज पसंद आई, जिसका फायदा उठाकर कोई वहां से 9-2-11 हो निकलती है। लॉयड को बिना कपड़ों के देखकर सेलेन ने कहा कि क्यों ना एक और वो एक सोना बात ले ले, ताकि उसकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। लॉयड के साथ हॉट बात में सेलेन और रियो आ गई, पर सेलेन उसे देखकर काफी नाराज दिखी। साथ ही अचानक अलका ने भी लॉयड पर तोहफा बोल डाला, जिसे सेलेन को अपनी बेल्ट से रोकना पड़ा। असल में अलका मैरी के साथ यहाँ पर आई है। लॉयड नहीं चाहता था कि मैरी यहाँ पर आए। सेलेन एक कदम भी उनमें से किसी को लॉयड की और नहीं लौटाने देती, पर ये क्या कि नॉन सिस्टर्स ने भी ये मौका नहीं छोड़ा। फाइलों को लॉयड के साथ अपना फ्यूचर दिखने लगा है। सेलेन ने अपनी ट्रेंट वाली बात मैरी के साथ करी। अलका को ये सब बातों के बारे में पहले से जानती थी। जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो सब जगह सिर्फ चलते हुए पेड़ ही नजर आएंगे। जिस तरह एलन बेहोश पाया गया था, हो सकता है कि किसी ट्रेंड का ही काम हो। लॉयड कहता है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, और इसी के जोश के कारण वो पानी से बाहर आ जाता है। इसे देखते सब लड़कियों की आंखें फटी रह जाती है। फाइलों ने तो उसे अलका को घूरते देख उसे पूल से बाहर ही फेंक डाला। इसी बीच केकाओ भी जंगल में आकर गिरती है, जहाँ उसकी मुलाकात थिनोइन की सेक्रेटरी से होती है, जो कि खुद के एक ट्रेंड है। अब उसका राज बाहर आ चुका है, लेकिन केकाओ उसे डरने के बजाय उसे डांट कर चुप कर देती है। अब वो सच जान चुकी है। तभी वो सेक्रेटरी उसके पैरों को जकड़ लेता है। उसके पास डीमन सीडिंग की ताकत है, जिससे वो थिनोइन की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता था। अचानक लॉयड भी कोकोई को ढूंढते हुए जंगल आ पहुंचा। जब उसने ट्रेंड को देखा तो उसने सोचा कि रूप सेक्रेटरी ने थिनोइन को इम्प्रेस करने के लिए रखा है। तभी वहीं कई सारे ट्रेंड्स प्रकट हो जाते हैं। लॉयड को एक मजाक लग रहा है। उसे पता लग गया कि केकाओ उसे क्यों डांट रही है। लॉयड अपनी सीनियर से अपने पेड़ पौधों की सफाई की परमिशन चाहता है। दूसरी ओर ट्रेंड्स को लेकर एक मीटिंग चल रही होती है, जब थिनाइन ट्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली हिस्ट्री को जोड़कर बताता है। कोबा को लगता है कि जब से थिनाइन यहाँ आया है तब से ही ट्रेंड्स वाली घटनाएं सामने आने लगी हैं। लॉयड ट्रेंड्स को चीटियों की तरह मार डालता है, जिनमें से एक महल की ओर बढ़ने लगता है। उस पर लड़कियों की नजर पड़ती है। सेलेन के पिता को भी थिनोइन पर शक है। उसे लगा कि थिनोइन ने ही लड़कियों की फैमिली के साथ मिलकर सब प्लान किया है, और जब उसका सेक्रेटरी मिनोकी अंदर आता है, उसे देख सबका शक यकीन में बदलने लगता है। पर मिनोकी तो थिनोइन को भी खत्म कर देना चाहता है। बाकी लड़कियों ने आकर मिनोकी को रोकने की कोशिश करी, उसे मजा चखाया, लेकिन उसके वार कुछ खास काम नहीं करते। और सेलेन को अपनी बेल्ट और तलवार पर पूरा भरोसा है, पर अपने पिता को ही घायल करवा बैठी है। एलन की आंख खोलते हुए उसे बड़े से मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है, पर रियो की मदद से उसने बॉम्ब्स को सही इस्तेमाल दुश्मन से निपटने के लिए किया। रियो ने मिनोकी को बर्फ में जमा डाला, जिसे देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाई, पर उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की थी। सेलेन अपने पिता को आजाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर पड़ा पत्थर उठा रही होती है। वो जानती है कि वो उसे लॉयड से दूर रहने को कहेंगे, पर फिर भी सेलेन अपने फादर से काफी प्यार करती है, और मुसीबत के वक्त भी लॉयड को उनके काम आता है। जमे हुए ट्रेंड को देखकर लॉयड को लगा कि उसकी नई ड्रेस है। मारी ने उसे समझाया कि उन्हें कोर को जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा, जो काम से लॉयड ही ठीक कर सकता है। इतना सुनते ही वो पूरी फुर्ती में मिनोकी की ओर बढ़कर उसे कोर को उसके शरीर से अलग कर दबा कर डालता है, और इसी के साथ ही मिनोकी को अभी खात्मा हो जाता है। और लॉयड का भाई शोमा भी इन सब पर नजर बनाए हुआ है। सोमा ने ही अलका को जमीन में दफनाया हुआ है, ताकि उसे जुकाम से बचाया जा सके। अलका समझ जाती है कि शोमा उसी आदमी के साथ मिला हुआ है जो अलका को खत्म कर डालना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि उसकी इस जरूरत का फल क्या होगा। अलका अपनी कोशिश के बाद भी खुद को आजाद नहीं करवा पाती, और शोमा उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन अलका मारी से बात करती दिखती है। होटल की दोबारा मरम्मत करके उसे चमका दिया गया है। थिनाइन को कोबा पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और सेलेन भी अपने पिता से सारे गिले शिकवे माफ कर लेती है। उन्होंने सेलेन की जबरदस्ती शादी करवाने का गलत फैसला लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले सेलेन को खुद के हाथों से सौंप दिए हैं, और आखिर में इस लॉयड को सेलेन की जिम्मेदारी दी गई। सेलेन को लॉयड से लपटते देख सारी लड़कियों से चिढ़ने लगी, पर अलका ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा कि उसने अपने मैजिक स्पेल से रात भर काफी सारे मेहनत करके महल की मरम्मत की है, इसलिए वो एक मसाज तो डिजर्व करती ही है। लॉयड भी उसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन आखिर में उसने अलका को सुप्लेक्स दे डाला। अगले सीन में शोमा उसी बुड्ढे इंसान के पास जा पहुंचा जो अलका को खत्म करने का प्लान कर रहा था। वो मिकिनो नाम की लड़की के साथ यहाँ आता है। कोनो को मेल्टफॉन एक प्रीस्ट जैसा लगा। उसने गलत सोचा, क्योंकि मेल्टफॉन एक तो प्रीस्ट से बिल्कुल उल्टा है।
असल में माइक्रोन के प्यार को उससे किसी ने छीन लिया है और वो उस आदमी के खून पीना चाहती है। मेल्टन के कहने पर शोमा ने उस लड़की को एक टॉनिक दिया और कहा कि तुम्हें बेहद शक्तिशाली बना देगा। मिकोना ने भी एक ही सांस में शीशी खाली कर डाली, जिसके पीने के बाद वो एक ट्रेंड में बदलने लगी। ये शक्ति मिकोना की होप को और बढ़ाने लगी। मेल्टन उन लोगों के साथ है जो बदलाव चाहते हैं। उसकी अगली सुबह मैरी उठते ही लॉयड से नाश्ता मांगती है और अपने हाथों से खिलाने को कहती है। सेलेन के होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है? लॉयड ने एक कार्ड दिखाकर कहा कि आज उन्हें महल में एक विशाल सांप को पकड़ने के लिए बुलाया है। सरकार चाहती कि उनकी टीम इस समस्या को समाधान करे, पर मैरी लॉयड को किसी खतरे में नहीं देखना चाहती। लेकिन ये क्या, लॉयड तो खुद ही खतरा मोल लेना चाहता है। कुछ देर बाद सभी साथी महल में इकट्ठा हुए और कुछ डरे हुए हैं, मगर सेलेन के लिए तो एडवेंचर लॉयड के साथ एक डेट जैसा है। वो तो पहले से ही अपना जीवन साथी मान चुकी है। कुछ देर बाद उनका स्वागत करने के लिए अजामिका महाराज खुद आ जाते हैं और उनकी बचकानी हरकतें देख सिंडिंग उन्हें वार्निंग देता है। महाराज ने तो बुक में पढ़ा था कि हंसी मजाक करने से राज्य में खुशहाली आती है। सिरी सभी को प्लान समझाते हुए सतर्क रहने को कहती है, क्योंकि गुफा में कई तरह के खतरे होते हैं। मेल्टन को शायद उस स्नेक की सही लोकेशन मालूम है। किसी को पकड़े जाने से पहले ही वो उसे सांप को मार डालेगा। अलका मेल्टन के प्लान के बारे में जानती है और इसलिए हर कदम पर उसका पीछा करेगी। लॉयड को लेकर सेलेन और फाइलो में अभी भी बहस जारी है। वही एलन को अंदर जाने से डर लग रहा है। वो सबके पीछे रहकर चलना चाहता है, पर अब कोई भी बहाना एलन को नहीं बचा सकता। जब मैरी भी लॉयड को पीछे जाने का प्लान कर रही थी, तब अलका ने उसे पकड़ लिया और उसे पास के किसी डंगन के बारे में पूछने लगी। वहाँ उसका पुराना साथी जो आने वाला है। मैरी इससे पहले कुछ कहती, अलका ने उसे पकड़ा और उड़ाकर ले गई। गुफा में फाइलोन रियो से कुछ कन्फेस करना चाहती है, वो भी मिशन के बीच में। सेलेन और वो जानना चाहते कि रियो के मन में भी लॉयड की घंटियां नहीं बजती। वो काम के बीच में ही उसे एक शांत जगह लेकर जाते हैं, पर रियो तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले वो कुछ बता पाती, सुरंग में एक तेज धमाका होता है जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। असल में ये धमाका मैरी और अलका की एंट्री का है। अलका के शॉर्टकट्स मारने की काफी शौक है। अलका चलते हुए मैरी के कमरे में पहुंचती है, जहाँ वो माइक्रोना को पेड़ों के बीच में फंसा देखकर डर गई। मैक्रोना कहते कि वो बदला चाहती है, वो भी लॉर्ड बेलेडोना से, वो भी इसलिए क्योंकि लॉर्ड ने उसके साथी को उससे छीना है। उसकी बातें सुनकर मैरी के मन में गलत ख्याल आने लगते हैं और अचानक माइक्रोना मैरी पर हमला बोल देती है। वो जानती है कि लॉर्ड उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। इस अचानक हमले की वजह से मैरी को माइक्रोना की दिमागी हालत पर शक होने लगता है। उसके हिसाब से पेड़ों की जड़ें उसके दिमाग तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि माइक्रोना भी एक ट्रेंड बन चुकी है। तभी धमाके के पीछे करते हुए लॉयड भी वहाँ जाना चाहता है। माइक्रोना का निशाना मैरी नहीं लॉयड है, पर अब तो बात लॉयड की मालकिन मैरी की है, तो भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत धमकी देने के बाद माइक्रोना सीधा लॉयड पर हमला करने लगती है और आज उसने लॉयड की शक्ति का नमूना भी चख लिया। माइक्रोना के पास ट्रेंड का बेशुमार ताकत तो है, लेकिन लॉयड के लिए उसे और ताकत की जरूरत है। उन दोनों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है और कुछ हमलों के बाद माइक्रोना को पता चलता है कि लॉयड कुलोन से है, लेकिन ये बात वो पचा नहीं पाती और एक मजाक की तरह लेती है, जिसके बाद सीधा हमला लॉयड पर होता है। वही उसके साथी भी जोर जोर से लॉयड की ओर बढ़ रहे हैं। सिरी और एलन को भी उस आवाज पर अब शक होने लगता है। अपने साथियों को बचाने के लिए लॉयड ने हर एक वार पर अपना ऊपर ले लिया। वो अपने दोस्तों पर एक खरोच भी नहीं आने वाला देगा। उसने कहा कि अब कोई ट्रेंड आए या फिर कोई बड़ा स्नेक उसका सामना करने को पूरी तरह तैयार है। लगता है कि माइक्रोना को इमोशनल बातें पसंद नहीं। उसने पूरी ताकत से गुस्से के साथ लॉयड से मुकाबला शुरू कर दिया। एक ट्रेंड की खूबियों को उसने पूरा फायदा उठाकर लॉयड को मजबूर कर डाला, मगर लॉयड की शक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। आखिरकार लॉयड ने माइक्रोना को दूर दराज फेंक दिया था, जहाँ से वो शायद ही कभी वापस आ पाएगी। पर शायद खतरा अभी टला नहीं होगा। जायंट स्नेक वृत्र ठीक उनके पीछे खड़ा है, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है वृत्र तो काफी मिलनसार किस्म का स्नेक है और वो क्लोन का गार्जियन भी है, जिसका काम मैजिक सील की रक्षा करना है। मगर अलका के साथ उसकी कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि अलका उस पर पहले भी कई बार हमले कर चुकी है। अलका ने वृत्ता को स्लाइस कर डाला था और इस बात से वृत्ता पूरी तरह नाराज है। तभी मेल्टन भी उसके बीच आ गया और उसने लॉयड से पूछा कि मैं तुम्हारे कैसा दिखाई दे रहा हूँ, तो लॉयड ने कहा कि बिल्कुल एक डेविल की तरह। मेल्टन समझ जाता है कि लॉयड ही वो इंसान है जो स्ट्रेंथ पाना चाहता है और वो भी अपने दोस्तों की खातिर, और इसलिए उसने एक सोल्जर बनने का फैसला लिया। मगर इससे पहले कि मेल्टन कुछ कर पाता, अलका भी अचानक से प्रकट हो गई और आते ही मैरी को मारने लगी। शायद उसकी नजर वृत्ता पर नहीं पड़ी। अलका को सामने पाकर वृत्ता अपनी खुंदक निकालने लगा। अभी मेल्टन ने वृत्ता के ऊपर चढ़कर उसे घायल करके मार डाला, ताकि सील का रक्षक खत्म हो जाए और अलका के पास कोई मदद ही ना बचे। ये देखकर अलका खुद को रोक नहीं पाई और उस पर टूट पड़ी।
मेल्टफन उसे याद दिलाता है कि सेलन के पास जो बेल्ट है वो सील की है, जिसे अलका ने गलती से बेल्ट के शेप में डाल दिया था। अलका अपने किए पर शर्मिंदा है। दूसरी ओर एलन भी दौड़कर अंदर की ओर आता है, डरावनी परछाई पर अटैक करता है। उसके मन में लॉयड के वही शब्द हैं जो उसे बहादुरी दिखाने के लिए मजबूर करते हैं, और इसी बहादुरी के इनाम एलन को अगले दिन महल में दिया जाता है। एलन जानता है कि उसने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, पर फिर भी महाराज और उसके साथियों के प्रेशर में इनाम इस एक्सेप्ट करना ही पड़ा। लॉयड के मन में मेल्टफन की और डरावनी छवि बस चुकी है। उसने उस शख्सियत को पहले भी कहीं देखा है और उस शाम सारी लड़कियां जश्न के मूड में है। अलका तो सेलन को कुलोन लेकर जाना चाहती है, क्योंकि अब वो उसकी बेल्ट का राज जान चुकी है। जिसके बाद महाराज अनाउंस करते दिखते हैं कि जल्दी अजामी और जियो के बीच मुकाबला होना चाहिए, जिसके लिए उनके दिमाग में एक होनहार लड़के का नाम है, पर इसका पता बाद में चलेगा। फिर लॉयड उसके साथ ही कुलून की ओर बढ़ते हैं। अलका यहाँ मैजिक से भी आ सकती है, लेकिन उसने बताया कि डॉट्स उनका रास्ते में इंतजार कर रहे हैं। रियो के पैसों का प्यार उसे कुलून खींच लाया है, और सेलन को उसका खुद का प्यार लॉयड। वो अब इस गांव से शादी करके लौटना चाहती है। फाइलो को आशा है कि उसे यहाँ कोई टफ अपोनेंट मिलेगा, पर मारियो ने याद कराते कि यहाँ हम वृत्र के लिए आए हैं। पर इस बार साथ में सिंडिक और सिरी भी है, जो महल का काम छोड़कर कुलून की ओर निकले हैं। सिंडिक ने कहा कि असल में राजा ने एलन को सबसे होनहार और बहादुर सैनिक के रूप में चुना है। एलन रोता हुआ लॉयड की मदद मांगता है, उसे इस चुंगल से कौन बचाएगा। मैना फिलहाल उसका ख्याल रखते हुए अलका के साथ सभी साथी एक गुफा के बाहर पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक नई लड़की कदम रखती है, जिसका नाम युगा है। युगा ड्वार्फ परिवार का हिस्सा है। सभी एक ड्वार्फ को अपने सामने देखकर चौंक गए, क्योंकि वो इस जगह पर पिछले 100 सालों से है। युगा ने मारी से कहा कि उसे वो अपनी कैटेगरी में ऐड नहीं ना करे तो अच्छा है। सेलन की बेल्ट जो वृत्र है युगा को देखते रोने लगता है और अलका को अपनी इस हालत का दोषी मानता है। शायद युगा भी जानते थे कि अलका ही हर फसाद के पीछे की जड़ होती है। वो बेवकूफों की मसीहा है। गुस्से में अलका ने युगा का गिरवान पकड़ लिया। तो चलो हम कुलोन जाने का वक्त भी हो गया है। कुलोन की शांति को देखते ही पहले तो सबको कुलोन नॉर्मली लगा, लेकिन वहाँ की शांति और पवित्रता की सबसे अलग बनाती है। लॉयड अपने घर वापस आकर काफी खुश था। ना जाने क्यों सिंडिक और रियो को यहाँ खतरे का आभास हो रहा है। उनके सामने ही दो लोग बिना सीढ़ियों के ऊपर नीचे जाते नजर आते हैं। एक लेडी ऑर्डर लेने आती है, जो एक तीर के जरिए किसी ने किया है, जो उसे पत्थर पर लपेटकर फेंक देती है। लॉयड ने कहा कि ये उनके गांव में नॉर्मल सी बात है। वो लेडी एक आदमी को टॉप में फंसाकर दूर पहाड़ी पर फायर कर देती है। अब ये किसी असली दुनिया में तो पॉसिबल नहीं। लॉयड ने कहा कि जब हमें जल्दी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी सभी साथी देखकर हक्के बक्के नजर आते हैं। अचानक वो सब एक बुढ़े आदमी की ओर देखते हैं, जो एक भयानक पिराना का शिकार करते लौट रहा है। फाइलो उसके सामने जाकर उसे चैलेंज कर देती है, क्योंकि उसे वो इंसान जल राक्षस जैसा प्रतीत हुआ। फाइलो पायरेट स्टाइल की प्रैक्टिशनर है। लॉयड ने कहा कि पायरेट स्टाइल हमारे गांव की कॉमन एक्सरसाइजेस है, जो यहाँ नॉर्मल हेल्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो बुढ़ा इंसान फिर भी फाइलो को एक नमूना दिखाकर ही वाला था। तभी रियो उसकी मछली अपनी पीठ पर लेने की कोशिश करती है, लेकिन पैसों के लालच में उसका दम निकलने लगा। कुछ देर बाद वो जब लोकेशन पर पहुंचते तो रियो की तो जैसे आत्मा उसके शरीर को त्याग देती है, जिसे देखने के लिए सिरी और सेंडिक बेताब है। अलका ने बताया कि वो चीज गेहूं के खेतों में है। वो दोनों बिना टाइम गवाए खेतों की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्होंने अपने पुराने साथी मृत्यु को देखा। उन्हें देखकर मृत्यु की जान में जान आ गई, मगर उसका पहनावा देखकर सिरी की तो जान निकलने जा रही थी। असल में सभी किसान यहाँ इसी तरह के कपड़े पहन कर आते हैं। मृत्यु को लगा कि सिरी कुछ कहने चाहती है। मृत्यु अचानक उससे कहता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो गेहूं खा सकती हो, यहाँ पर सभी कच्चे गेहूं खाते हैं। इसलिए सिरी ने उसके मुंह पर पंच मार दिया। एक बार समझाने पर भी मैर तो बाज नहीं आता। सिंडिक उससे पूछता कि उसका आजमी लौटने का क्या प्लान है, तो मैर तो कहता है कि उसे नहीं लगता कि आजमी से धोखा करने के बाद वो उसे वापस लौटना चाहेगा। अब मेर्तो को कुलून से प्यार होने लगा, क्योंकि किसान भी सोल्जर जितनी मेहनत करता है। मेर्तो सारी बातें काफी इमोशनल होते हुए कहता है अब यही उसकी जिंदगी है। दूसरी ओर मिस्टर गोरियर कमिन लॉयड का स्वागत करते हैं। सेलन ने समझा कि यही लॉयड का परिवार है, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोने दिया जाए, और सेलन ने ठीक वैसा ही किया और कुछ फॉर्म्स ने उन सबके हाथों में पकड़ा दिए। मगर तभी किसी बड़े विशाल मॉन्स्टर जैसी आहट उन्हें सुनाई देती है। रियो एक्साइटमेंट में बिहार की ओर बढ़ती है, पर उसे नहीं पता कि बाहर सच में एक ड्रैगन है। मगर उससे वहां तो एक बच्चे ही पेपर प्लेन मारकर दफा कर देते हैं, और ये वही पेपर था जो सेलन ने सबके हाथ में पकड़ाया था। उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों ने हवा कर डाला था। शाम की दावत के लिए बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। फाइलो ने आज फायरेट मॉन्स्टर लड़ने के लाख कोशिशें करी, पर वो नामुमकिन रही। आखिर कुलून की शक्ति का सामना कोई आम इंसान कैसे कर सकता है। सबका स्वागत करते हुए अलका ने कहा कि आज लॉयड के साथ मेरी सगाई में आप सबका स्वागत है। कुलून के लोगों ने इस बात को मजाक में ले लिया, जिसके बाद जैसे ये सबने खाना चखा और उसकी खूब तारीफ की, आज की दावत का श्रेय मेर्तो को जाता है। वो हर एक डिश को अच्छे से एक्सप्लेन करता है।
मॉन्स्टर्स को खाते हुए सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डिनर कमाल का रहा। अब बारी है सफाई करने की, जिसमें रियो बढ़ चढ़कर आगे आई। जब लॉयड की बाकी फैमिली ने उसके दोस्तों को देखा तो उनमें से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। वो लॉयड के लिए तो सभी दोस्ती है, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि अब उसे अपना साथी चुनने का हक है। उसकी आंटी को तो रियो काफी पसंद आई, क्योंकि वो हर काम के लिए आगे आती है। फाइलो भी काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन सेलेन का तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। वो अपनी बेल्ट से अपना सर पीटने लगती है। तभी ड्वार्फ लड़की वृत्र को पहचान लेती है। वो वृत्र को एक नया रूप देने के लिए आर्ट तैयार करती है, जो एक बद्दे मॉन्स्टर जैसी है। रात के वक्त युगा और अलका वापस आते हैं और एक अनहोनी के बारे में बात करते नजर आते हैं। युगा कहते हैं कि वृत्र अपने रूप में वापस आने वाला है, पर पता नहीं वो अपने रूप में लौटकर क्या करेगा। वहीं रियो को आज नींद नहीं आ रही है। जब उसने सेलेन की दी हुई ड्रेस से ध्यान से देखी तो फिर से उसके दिमाग में पैसे घूमने लगे। नहाते टाइम भी रियो उस ड्रेस पर एक रिंकल नहीं पड़ने देती। अचानक लॉयड उनके लिए कुछ नाश्ते कमरे में लेकर आया, मगर वो रियो के बारे में नहीं जानता था। फाइलो ने लॉयड को एक किक मार के बाहर कर दिया ताकि वो रियो को उस हाल में देख ले। सेलेन ने गुस्ताखी के लिए रियो को अपनी बेल्ट से बांधकर उसका रोल बना दिया। मैर्तो मारी के सामने जाकर अपनी गलती की क्षमा उससे मांगता है। उसे देखकर मारी को अपनी और अलका के बीच की जुगलबंदी याद आ गई। मैर्तो बताता कि एक दिन एक दुकानदार उसके पास आया, जिसने उसे एक अजीब दिखने वाला अंडा दिया। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी। जब उस मैर्तो उस अंडे के महाराज के सामने ले गया, उसके असर के बाद से ही मैर्तो के मन के सारे पश्चाताप और उसकी अच्छाई खत्म होने लगी। कोई अनजान शक्ति उसके मन को घेरने लगी थी। सीरी को याद आया कि उस दिन मैर्तो का स्वभाव थोड़ा बदला हुआ था, पर मैर्तो को तो ये याद नहीं कि वो अनजान इंसान था कौन। शायद वही डीमन लॉर्ड का शिकार था जो मैरी के पिता को कंट्रोल कर रहा था। मैर्तो को इतना याद है कि उसने पूछा था कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। अगली सुबह सभी को जल्दी उठना पड़ा, वो भी सिर्फ वृत्र के लिए। पर अलका को भी अभी वापस लौटकर सोना चाहती है। वृत्र उसके स्वभाव से थोड़ा नाराज है। वृत्र ने कहा कि अलका हमेशा ही लापरवाही करके नई मुसीबतें खड़ी कर देती है। आज लॉयड का मूड थोड़ा शांत है। युगा ने पूछा कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, पर वृत्ता को छोड़कर सभी फिर से लॉयड के लिए लड़ने लगे। कुछ देर बाद वो सब लास्ट डंगन में पहुंचने वाले थे, जो दिखने में एक झील जैसा बिल्कुल नहीं है। रियो को लगता है कि जरूर खजाना होगा। अलका ने बताया कि अंदर डीमन लॉर्ड्स का खजाना है। युगा कहती कि जिस भी डंगन में आज तक उन्होंने कदम रखा है उसे ड्वार्फ्स द्वारा ही बनाया गया है। इस बात पर शायद ही कोई भरोसा करेगा। पहले लोगों के लिए ड्वार्फ्स के बारे में जानना ही बड़ा सरप्राइज हो गया। और लॉयड एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बेताब है। अगर अलका को कोई चोट लगी तो वो उसे वित्ता पर ट्रांसफर कर सकती है। युगा के अनुसार एक लास्ट डंगन दुनिया को कंट्रोल करता है। उसी का इस्तेमाल करके अलका जैसी फेरी टेल्स बनाई जाती हैं, पर असल में पूरी कहानी जानने में उन्हें 100 साल लग जाएंगे। मारी ने कहा कि अलका शायद सब कुछ भूल चुकी है। ये सारी मुसीबतें लापरवाही का ही नतीजा है। अगर इसी समय चाबी लगा दी जाए तो सभी डीमन लॉर्ड्स बाहर निकल जाएंगे, और वो चाबी है होली स्वॉर्ड। पता नहीं उसे किसी ने निकाला और वो कहाँ है। सिंडिक जानता है कि होली स्वॉर्ड्स महल में सुरक्षित है। युगा की हंसी पर रियो को शक हुआ। उसने सेलेन से वृत्ता को अलग कर दिया। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले युगा ने मीट के टुकड़े कर लिया और उसे चपटा करके वृत्ता को उस पर लपेट दिया ताकि उसे फ्राई कर सके। युगा की कुकिंग जारी रहती है। रियो से बीच में रोककर मजर बंद करने को कहती है, पर यही असली प्रोसेस है जिसमें उसने अंडे में डालकर सॉस के साथ उबाला जाए। और 3 घंटे बाद जब बर्तन खोला गया तो युगा ने अंडा निकालकर अलका के सर पर चोट मारी, जिसके बाद अलका काफी कमजोर महसूस करने लगती है। इसका ये मतलब ये है क्या अलका लास्ट डंगन से बिल्कुल अलग हो चुकी है। उसके पास अब एक 9 साल की बच्चे का शरीर है, लेकिन दिमाग अब भी उसके पास एक अडल्ट वाला है। सेलेन उसे पीछे से गाली देने लगती है। मारी उससे बदला ले सकती है, लेकिन उसके पास तो आंखों में आंखें डालने की हिम्मत भी नहीं होती। युगा बताती है कि एग्जीबिशन मैच अजामी में शुरू होने वाला है। लॉयड एलन को चेयर करने के लिए तैयार है। फिलहाल युगा के पास भी कुछ खास करने को नहीं है, इसलिए वो भी साथ चलना चाहती है। सबसे पहले लॉयड गांव वालों से विदा लेगा। अलका ने जाने से पहले युगा से कुछ बात करना चाहती है। वो दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। अलका बात को जल्दी खत्म करके लॉयड के पास लौटना चाहती है ताकि वो उसके साथ टाइम बिता सके, मगर अचानक अलका एक गड्ढे में गिर जाती है। युगा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक जंग का ऐलान है। अब युगा जानती है कि होली स्वॉर्ड कहाँ है और उसका क्या करना है। लास्ट डंगन को खोलना बाएं हाथ का खेल है। युगा ने वृत्ता को आजाद करवाने का नाटक कर उसे कैद कर लिया। अब सब कुछ उसके हाथों में है। प्लान युगा के मुताबिक जा रहा है। अलका को सिर्फ एक काम करना है, बस इंतजार। सेलेन कुलून को छोड़ने से पहले उसे मिस करने लगती है, पर उसे अब तो आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि लॉयड से उसकी शादी होने जाने वाली है। तभी युगा उनके पास आती है और वो भी अकेले। वो कहती है कि अलका कुछ वेपन्स इकट्ठे करने में बिजी है। मैरी तो उससे वैसे ही डरती है, इसलिए वो सबसे अलग चलेगी। युगा ने कहा कि लॉयड के आने पर उसे अलका के बारे में कुछ बताना चाहती है। रियो को लगा कि वो जरूर कुछ छिपा रही है।
उसके उनके जाते ही लॉयड भी वहाँ आ गया। युगा कहते कि बाकी सब तुम्हें अकेले छोड़कर ऐसे ही चले गए और अलका शायद कहीं बेहोश हो गई है क्योंकि वो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है। लॉयड उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। शहर से निकलने से पहले सिर्फ मैर्थो को गुड बाय कहना चाहती है और तभी मैर्थो अचानक प्रकट हो जाता है। वो जानता है कि सबको रास्ते में आराम और खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जरूरत का सामान लेकर आया है। युगा बताते कि लॉयड को उसने अलका की मदद के लिए छोड़ दिया है। सिरी मैर्थो को पकड़कर साथ ले जाती है। सब कुछ युगा के प्लान के मुताबिक जा रहा है। युगा उसे अपना आर्म सही करने का तरीका बताकर वहाँ से चली जाती है। शायद वो रियो को कुछ इशारा देना चाहती है। रियो अच्छे खासे फायदे के बाद भी अपना आर्म बेचने की सोच रही है। तभी मैना आकर उसका ध्यान भटका देती है। मैना ने बताया कि वो फिलहाल पेट्रोलिंग पर है, उसके पास कुछ स्टिक्स है जिन्हें वो गिफ्ट बता रही है। कुछ देर बाद वो दोनों रियोल के पास जाते हैं। मैना ने सीख कबाब उसी के साथ खरीदे थे। रियोल ने कहा कि खाली टाइम में उसने एक बुक लिख डाली है जिसने अपने बॉस को काबू में करने का तरीका लिखा है। ये बुक कमजोर लोगों के लिए वरदान जैसी है। मैना को उम्मीद है कि जल्दी ही रियोल की तबीयत सही होगी और वो सब होली सॉर्ट के बारे में कुछ कर पाएंगे। रियोल को भी उस शख्स के बारे में याद नहीं जिसने उसे होली सॉर्ट के राज बताया था। बस उसे इतना याद है कि उस शख्स ने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, और एक आवाज उसने और सुनी थी। वो अकेला नहीं था, शायद एक बच्चा भी उसके साथ था। ऐसी आवाज जैसे कोई बच्चा कैंडी खा रहा हो। रियो को तो पहले से युगा पर शक है, पर उसे यकीन करने के लिए और सबूत चाहिए। सिंडिक ने रियो और मैना को देखकर उन्हें नया काम दिया। कल अजामी और जियो के राजा स्टेडियम देखने आया है, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन दोनों के हाथों में देना चाहता है। मैना को सिंडिक अपने साथ खींचकर ले जाता है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सैलिन इस टाइम का इस्तेमाल लॉयड को लव मैसेज भेजने में करना चाहती है। तभी उन्होंने डरे हुए एलन को देखा। उसे ये सब शोभा नहीं देता। आखिर वो अजामी का रिप्रेजेंटेटिव जो है। इस बात से तो एलन तंग आ चुका है। हर कोई उस पर उंगली उठा रहा है। हर एक जिम्मेदारी उसके पीठ में तीर की तरह चुभ रही है। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद शोमा और मेल्टफन को भी देखा, जिसके बाद महाराज ने बाहर आकर सबसे हाथ मिलाया। उसके सामने आते रियो झुककर कहती है कि हमें एग्जीबिशन पोस्टपोन कर देना चाहिए। महाराज इस तरह के कैडेट्स को देखकर नाराज है, पर सिंडिक के कहने पर वो रियो की बात मान लेता है। अब राजकुमारी मारिया का जब उसे नाम सुनने को मिला तो उसका ध्यान अपनी बेटी की ओर चला ही गया। वहीं अलका अभी तक फंसी हुई है। वो जानती कि मैच शुरू हो चुका होगा, लेकिन टाइम निकला जा रहा है। पर तभी उसका गुफा का मुंह खुलता है तो लॉयड की आवाज उसके कानों में पड़ते ही वो चौंक जाती है। जब अलका ने पूछा कि लॉयड यहाँ तक कैसे पहुंचा तो उसने बताया कि वो पूरे गांव और जंगल में अलका को ढूंढ रहा था, पर उसे याद आ गया कि वो एक दिन वो भी एक गड्ढे में गिरा था, तो अलका भी वहाँ पर हो सकती है। लॉयड के गिरने पर वो काफी डर गया था, पर जब उसे बाहर निकाला गया और उसकी आंखें सबको देखकर भर आई। उसी दिन से उसने एक सोल्जर बनने का फैसला कर लिया। लॉयड खुद को अभी भी कमजोर समझता है और अपनी बहादुरी के किस्से गाना उसके लिए बुज़दिली है। अलका खुशी के मारे उसे गले लगाकर कहती है कि दुनिया के तुम्हारे जैसे सोल्जर की जरूरत है। मेल्टफन के दोनों चमचे अपने प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा दम लगाने की कोशिश में है। युगा कहते हैं कि अब कुलून का गेट बंद हो चुका है, वो वहाँ से आ नहीं सकता और न जा सकता है। मेल्टफन को शक है कि अलका फिर भी वहाँ से बाहर आ सकती है। लॉयड अलका को ले जाते हुए कहता है कि उसने एलन को चीयर करने का वादा किया है, इसलिए टाइम पर पहुंचना जरूरी है। अलका कुछ तरकीब लगाकर लॉयड के साथ अजामी पहुंचने की कोशिश करती है। ये वही पुराना तरीका है जिसमें एक आदमी को टॉप में फंसाकर उड़ा दिया जाता है। महाराज पहले मुकाबले की घोषणा करते हैं जिसमें एलन का मुकाबला एक अनजान सोल्जर से है। जब उसका मुकाबला होता है तो मिकोना को देखकर वहाँ सब चौंक जाते हैं। मिकोना से भला एलन कैसे जीत सकता था। असल में जियो को रिप्रेजेंट करने के लिए मेल्फन अपनी ट्रेंड सिरा को लेकर आया है। उसका कहना है कि दोनों देशों के बीच इस मुकाबले के पीछे दोस्ती है ताकि दोनों शक्तियां एक होकर दुनिया पर राज कर सके। उसका महाराज को ट्रेंड की शक्ति के बारे में बताया जाता है। वो आजामी से फाइनेंशियल मदद चाहता है और अगर वो नहीं मिले तो मेल्टफॉन के पास दूसरे तरीके भी है। जब सिंडिक और मैना उसे रोकने की कोशिश करे तो शोमा ने उसने चौकन्ना कर दिया। महाराज ने कहा कि वो भली बात ही जानता है कि डीमन लॉर्ड के वाक्य ने उसे प्रजा को कितना परेशान किया था। ताकत की उन्हें सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी वो मेल्टफॉन के ऑफर के लिए साफ इनकार कर देता है। शायद युगा को उसी का इंतजार था। अब उसने अपनी अगली चाल पहले से तैयार की हुई है। जैसे वो नीचे आती है तो सभी लड़कियां उसे घेर लेती है और उसकी धोखेबाजी की वाकई तारीफ करते हैं। लेकिन रियो कहती है कि अब वो कुलून में नहीं बल्कि आजामी में है, इसलिए चालाकी की अब कोई गुंजाइश नहीं। सैलिन के लिए लॉयड ही सब कुछ है और उसके लिए वो युगा को क्या किसी से भी लड़ सकती है। आज की जीत लॉयड के लिए होगी। युगा और बातें ना करते हुए कुछ बॉम्ब्स निकालकर फेंकती है जिनमें से सैकड़ों टिड्डे बाहर आ जाते हैं। कई सारे मासूम लोगों की जान का निशाना बनाया गया, मगर सिंडिक के कहने पर वहाँ मौजूद हर इंसान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब शोमा ने अपनी ताकत के डींगे मार रहा था तो मैट तो पीछे से आकर उसे चौकन्ना कर देता है। उसे तो शोमा पर पहले से शक था, वो उसे भी एग्रीकल्चर की भाषा में समझाने वाला है। देखते ही देखते मैर्थो ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस फिर से पहनकर सबको औकात दिखा दी। मैर्थो के पास शोमा के हर मामले का जवाब है। जब मैर्थो ने उसे लॉयड के बारे में पूछा तो शोमा ने बताया कि वो जानता है कि उसे क्या करना है।
शोमा इस दुनिया से बोर हो चुका था और उसने लॉयड को एक महान सोल्जर बनने के लिए इसलिए भेजा ताकि पीछे से शोमा अपने कारनामों को अंजाम दे सके। वो मैर्तो को छूते ही अपनी असीम शक्ति से दूर फेंक देता है। काफी सारे उड़ते हुए कीड़ों से मुकाबले करना अब सोल्जर्स को भारी बनने लगा। जब मिकोना गुस्से में मैरी की ओर बढ़ते तो सभी घबराने लगे, पर आखिर में उसने मैरी के साथ कुछ अनचाहा करना शुरू कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिंडिक और शीरी को मेल्टफान ने बेहोश कर डाला। जब एलन अचानक आकर उसका हाथ शरीर से अलग कर देता है तब मेल्टफान उन्हें अपना असली रूप दिखाता है। एलन ने कहा कि तुम इंसान तो नहीं हो सकते, जिसके बाद मेल्टफान अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि मेरा जन्म रुनेस में हुआ है, वो भी किसी सुपर ह्यूमन की तरह जो टेक्निकली तो एक इंसान ही है। जब दुनिया में अंधेरा छाया था तो अलका ने उसे अपनी स्पेशल शक्ति से एक उम्मीद की किरण के रूप में जन्म दिया। काम के वक्त मेल्टफान को खत्म किया जाता था पर वो अपना अस्तित्व के लिए लड़ा। जैसे जैसे टाइम बीता मेल्टफान के दुश्मन कम होते गए और उसका अस्तित्व इतना गड़बड़ा गया कि हर इंसान को अलग रूप में दिखाई देने लगा। अगर ये सब सच भी है तो सवाल ये है कि एक हीरो ने विलन का रूप क्यों लिया। अब मेल्टफान चाहता कि वो अलका को खत्म करके एक नए हीरो का अभिषेक करेगा, क्योंकि जब एक हीरो ही नहीं रहेगा तब उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा और वो अभिषेक करेगा लॉयड बेल्डोना का। तभी एक तेज धमाके के साथ लॉयड मैदान में प्रवेश करता है जो सबके लिए एक सरप्राइज है, पर लॉयड बिल्कुल नहीं जानता था कि यहाँ क्या चल रहा है। वो तो सिर्फ अलका को चीयर करने आया है। युगा को देखकर वो कहता है कि अलका तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि जब तक वो वित्र के आजाद करने में मदद नहीं करेगी तब तक वो हर जगह उसका पीछा करता रहेगा। लॉयड उसे अच्छाई का लेक्चर देने लगा। युगा साफ कर देते कि उसका वित्र से कोई लेना देना नहीं, अब वो सिर्फ डीमन लॉर्ड्स को आजाद करने का अपना सपना पूरा करना चाहती है। मारी लॉयड को युगा की सारी धोखेबाजी के बारे में बता देती है और कहती है कि जब तक स्टेडियम कीड़ों से घिरा रहेगा यहाँ पर कोई भी मैच स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब लॉयड युगा को जान चुका है। वो सीधे उस पर हमला कर देता है। युगा ने जैसे तैसे खुद को बचाया। वो कुलून वासियों की ताकत से भलीभांति परिचित है, इसलिए उसने पहले से तैयारी की हुई थी। युगा एक मॉन्स्टर को लॉयड के सामने खड़ा कर देती है। आते ही उसे स्टोन मॉन्स्टर ने माइक्रोनो को अब्सॉर्ब कर लिया। मारी ने लॉयड से कहा कि उसे माइक्रोना को बचाना होगा। गोलेम के हमले को लॉयड ने आसानी से रोक लिया। जैसे उनके बीच लड़ाई शुरू हुई युगा के हाथों में एक रिमोट दिखाई पड़ा। सैलन की नजर उसी पर है। लॉयड ने किसी तरह गोलेम के हाथ पकड़कर उसे शरीर से अलग कर डाला, पर अगले पल उसने अपनी पूरी बॉडी को दोबारा रीजनरेट कर लिया और लॉयड पर हमला किया। गोलेम पर वार करते हुए लॉयड हर बार माइक्रोना तक पहुंचने में चूक रहा है और कुछ तो सोल्जर्स को करके उसकी कमजोरी को काबू में करना होगा। रियो ने कहा कि मिकोनो की शक्ति ही गोलेम को रीजनरेट करने में मदद करती रही है। अगर किसी तरह मिकोनो को जगा दिया जाए तो वो खुद को आजाद करवाने में दम रखती है। गोलेम लॉयड को खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगता है, जिस बीच लॉयड फिर से खुद को कमजोर महसूस करता है। फाइलो इंसेक्ट से लड़ने जाते हुए बाकी दोनों लड़कियों को महाराज के पास भेज देती है। लॉयड का हाल भी इस वक्त काफी बुरा है। तभी मैर्तो आता है और लॉयड को जगाने की कोशिश करता है और उसे अपना सोल्जर बनने का सपना याद करवाता है। मिकोनो को जगाने की कोशिश भी की जाती है। मैर्तो गोलेम से लड़ने के लिए अपनी जान लगा देता है। लॉयड को भी अब अपना सपना याद आने लगता है। रियो मिकोनो को मारी के रुमाल दिखाता जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। ये सुनते जैसे उसका कान खड़े हो गए। मिकोनो बाहर आते और रुमाल उसके हाथों से छीनकर भाग जाती है। युगा का ध्यान भटककर सैलन से वृत्त की बॉल उसे छीन ली और वृत्त को बाहर आने के लिए डांटने लगी। उसने और भी ज्यादा वृत्त को उकसाने के लिए कंफ्यूजिंग बातें करने लगी और ऐसा करने में आखिरकार वो सक्षम होती है। लॉयड ने गुस्से में गोलेम को उठाकर दूसरे कोने पर फेंक डाला और हवा में उसे धूल में बदल डाला। युगा अब काफी डरी हुई दिख रही थी, लेकिन उसके साथ ही काफी खुश नजर आ रहे हैं, जैसे लॉयड उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा हो। लॉयड शोमा को मेल्टफान के साथ देखकर थोड़ा डर जाता है, पर उन दोनों की खुशी युगा के मन में चिंगारी की तरह चुभ रही है। शायद लॉयड का हीरो बनना ही उनका प्लान था। आसमान से अलका आकर सारे कीड़ों को समेट देती है। उसे देख युगा बोले कि चाहे दुनिया उसे कितनी बार खत्म कर दे वो अपना सपना पूरा करके ही रहेगी। लेकिन अलका ने कहा कि दुनिया ऐसी अच्छी है। उसे कुछ करने से पहले शोमा अलका को उठकर अपने साथ ले आता है, लेकिन मेल्टफन का काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो अलका को सबक सिखाने जरूर लौटेगा और इतना कहकर वो तीनों वहां से गायब हो गए। जिसके बाद हम सीधा मारी के घर चलते हैं, जहां अलका को फिर से एक बार सैलन अपनी बेल्ट से रोक लेती है और कहते कि तुम अपनी बेल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल एक छिपकली की तरह करती हो। जिसके बाद पहली बार मैरी ने अलका को टपली मारकर उसे रोका। वहीं रियो ने भी अपना रास्ते में खड़ी सैलन को साइड में कर दिया और एक लजीज दावत के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए।